मैं 2018 में दिल्ली आई, जहाँ मैं मिली निर्भया गैंग रेप के एक कल्प्रिट से, और वो मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। इसलिए क्योंकि जब 2012 में ये घटना हुई थी तो मैं भी उन औरतों के बीच में थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी। जो हमारे यहाँ झुग्गियाँ हैं, जे कॉलोनीज, झुग्गी झोपड़ी, तो अब वहाँ पे महिलाएं हैं वो लेबर का काम कर रही हैं। अब वो बता रहा है मुझे कि हम उन जगहों पे जाते हैं और उन महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं, उनका रेप करते हैं, और वो तो इतनी थकी होती है ना कि मैम पता भी नहीं चलता उनको कि उनका पति है या कोई और है। पूरे ट्रैप करके बच्चे उठाए जाते हैं। तो ये किन किन इलाकों में पहुंचाए जाते हैं और इनके साथ किस किस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं? वो भी ये सांप वाप नचाने के बहाने आते हैं। अब बच्चा है, उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है, ये कर रहे हैं खेल, सामने से वो देख रहे हैं, और अचानक से बच्चा, मान लो किसी का ध्यान गया और वो पीछे पीछे गया, वहाँ से फिर बच्चा गायब, रेलवे स्टेशन से गायब। कालका जी हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है दशहरे में, वहाँ पे बच्चे गायब होते हैं, हर साल का रिकॉर्ड है। लड़की अगर गोरी चिट्टी है, सुंदर है देखने में, एक कन्वेंशनली, तो वो तो प्रोस्टिट्यूशन में आएगी, उसका फिर कोई ये नहीं है। अब अगर थोड़ी सी काली सी है, या मतलब उसका टेक्सचर डिफरेंट है, मतलब जो एक कहते हैं ना कि कन्वेंशनली जो हमने एक फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना दिया है, वो बच्चा वैसा नहीं है, तो उसको बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर वगैरह में हम लगाएंगे, या फिर घरों में जो काम करने के लिए बच्चियाँ आती हैं उसमें लगाएंगे हम, ऐसे होता है। और कुछ नहीं हुआ तो ट्रैफिकिंग तो हो रही है। और अगर उनको कहा जाए ना, किसी भी औरत को, कि आप होश में ये सब करो 15-15 इंसान के साथ, 20-20 के साथ, तो पॉसिबल नहीं है। कोई आ रहा है जानवर की तरह, आपका शरीर नोच रहा है, तो अगर आप एड्स है और अगर आप वर्जिन बच्चे के साथ सेक्स करते हैं तो आपका एड्स ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा, और उसके लिए उनको यूज़ किया जाता है। क्या महिलाएं जानबूझ के भी इस काम में जाती हैं, सारी मजबूरन ही फंसाई जाती हैं? राम राम भाई सबने, सबका स्वागत है आप आज एक नए पॉडकास्ट में। मैं ज्योति गहलोत आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की जो हमारी मेहमान है वह है स्वाति शर्मा। आज का जो मुद्दा है भाई हमारा, वो बहुत सोचन समझने लायक है, जिसमें हम खासकर जो बच्चे आपने देखे होंगे, जो बच्चे किडनैप हो जावे हैं, उनकी तस्करी जो हुआ है, महिला जो हुए हैं, महिला भी किडनैप हो जावे हैं, घरा में भी डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, और उनके साथ किस तरीके से रोड़ा पे छोड़ दी जावे हैं, फिर उनके साथ क्या हुआ है, ये सारे मुद्दे आज हम स्वाति मैडम के साथ बात करेंगे। और ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको मिलवाती हूँ स्वाति मैम से, जिनसे मिलकर के आप जानोगे कि आज के समाज में ये कहाँ तक और कितना घिनौना चल रहा है। तो देरी ना करते हुए मिलिए स्वाति मैम से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कैसे हो स्वाति मैम? मैं बहुत बढ़िया ज्योति जी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ मैम, और आपको देख करके तो और अच्छा फील हो रहा है अभी। मेरे मन में काफी टाइम से बहुत ज्यादा ही क्यूरियोसिटी थी कि आपसे कब मिलना होगा और मैं कब इन मुद्दों पे बात करूंगी, क्योंकि आज हमने देखा हमारे समाज में ना बहुत ज्यादा ही निम्न स्तर के लोग जो है अगर गिर चुके हैं एक तरीके से, और हम खासकर हमारे एरिया में तो लड़कियां ने, लेडीज ने इतने गंदे नजर से देखने लग गए हैं, और उसमें कहीं ना कहीं पे समाज, सोशल मीडिया सब इन्वॉल्व है। हम एक तरफा किसी के बारे में बात नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगी कि भाई पहले तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। खासकर मैं चाहूंगी पहला तो थोड़ा सा मेरी जनता था, आप अपने बारे में बताओ, क्योंकि मैं चाहूंगी कि भाई वे जाने आपने पहला कि भाई कहाँ तक हो आप, कैसे आपने इन चीज़ों की शुरुआत करी, क्यों आप इन चीज़ों में आए, थोड़ा सा मैं वो जानना चाहूंगी। जी जी। ज्योति जी, मैं बिहार से हूँ, और बिहार के गया ज़िले से हूँ, जहाँ पे लोग अक्सर पितृपक्ष के टाइम अपने पूर्वजों के लिए जाते हैं, वहाँ पे पिंडदान करने में, वहाँ से हूँ। और मैंने अपनी पढ़ाई साइकोलॉजी में करी, मनोविज्ञान में करी, और फिर 2018 में मेरा दिल्ली आना हुआ। तो क्योंकि आपने जैसे कहा कि हरियाणा है, वहाँ भी औरतों के प्रति जो नज़रिया है वो थोड़ा विचित्र है, तो मैं बिहार में भी यही चीज़ देखती हूँ। बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा, बहुत ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बेटे और बेटी के बीच में भेद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ये सब देखा मैंने बहुत क्लोजली, अपनी फैमिली में भी, रिलेटिव्स और बाकी सोसाइटी में तो हम देखते ही हैं। तो वहाँ से कुछ तो था बचपन से ही कि नहीं, एक रिबेलियस काइंड ऑफ था कि करना है, ये नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। तो वो एक रिबेलियसपन था बचपन से। फिर मैं 2018 में दिल्ली आई और मैंने तिहाड़ जेल में एज अ साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड ट्रेनर शुरुआत की अपने करियर की, जहाँ मैं मिली निर्भया गैंग रेप के एक कल्प्रिट से, और वो मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। इसलिए क्योंकि जब 2012 में ये घटना हुई थी
तो मैं भी उन औरतों के बीच में थी जो प्रोटेस्ट कर रही थी, जो इसके ओके। विरुद्ध थी, क्योंकि ये पूरा देश भर में एक आक्रोश था। और अब वो मेरे सामने बैठा है, और आप खुद एक शिक्षिका हैं तो आपको पता होगा कि बिल्कुल। जब साइकोलॉजी में क्या होता है कि आप जजमेंट नहीं दे सकते, आप बिल्कुल। बायसनेस नहीं ला सकते। हाँ, वहाँ पे आप एक काउंसलर हाँ, के रूप में हो, आप जज नहीं नहीं करोगे कर सही सकते। और गलत को, सब बस अपना आप उसकी आपको अपने काउंसलिंग पीछे के का जाओगे। आपको साइड रख के उससे बात करना हम्म। होता है। तो ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था उनके साथ बात करना, उनको समझना, उनको समझाना, उस चीज़ से निकालना। फिर इसके बाद मैं जुड़ी कुछ एनजीओज़ के साथ, और तभी मुझे मौका मिला काम करने का दिल्ली महिला आयोग के साथ, जहाँ मैंने महिलाओं के लिए काम किया। फिर देखा कि पहले मुझे लगता था, जैसे आप बोल रहे हो ना कि हरियाणा, या मैं बोल रही हूँ बिहार, तो मेरे दिमाग में भी यही था कि छोटे शहरों राज्यों में या शहरों में ही ये चीज़ें होती हैं कि घरेलू हिंसा हो रहा है, दहेज प्रताड़ना हो रही है, गर्भ में भ्रूण हत्या हो रही है कन्याओं की। तो मुझे भी लगा कि शायद ये छोटे शहरों की सोच है। फिर यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट आया कि नहीं, यहाँ तो बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं जो डाउरी के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। एक मेरे पास केस आया था, मैं आपको बताऊंगी। वो हस्बैंड वाइफ दोनों पति पत्नी डॉक्टर थे, अच्छे हॉस्पिटल में, नामी गिरामी में। और वो लड़की आई थी, जो डॉक्टर थी, महिला बीवी, वो आई थी ये लेके कि मुझे मारा पीटा गया है, मेरा मिसकैरेज भी कराया गया है, गर्भपात कराया गया है, क्योंकि मेरी 2 बेटियां ऑलरेडी हैं। आप ठीक है, 2 बेटियां हैं तो फिर इसके आगे आप सोचना नहीं चाहिए था आपको। और अगर आप सोच भी रहे हो तो आप दोनों डॉक्टर हो, किस चीज़ की कमी है आपके पास कि आप एक तीसरा बच्चा पाल नहीं सकते, कि आपने एक भ्रूण हत्या कराई गर्भ में, और उस बच्ची को दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जा रहा है। सारी मतलब आप देखो ये मानसिकता कहाँ जा रही है। हमें लगता है कि हमारी दुनिया एकदम छोटी सी हो जाती है, हमें लगता है अच्छा मैं छोटी जगह से आ रही हूँ तो ये वहीं पे होता है। शहरों का तो पिक्चराइजेशन ही बहुत डिफरेंट है हमारे लिए, कि लोग बहुत कल्चर्ड हैं, बहुत ही वोक हैं, बट ऐसा नहीं है। वो एक मास्क है, उसके पीछे की सच्चाई बिल्कुल डिफरेंट है। वो भी मुखौटा पहन के रखते बस, हैं, बस, पीछे बस। उनके समाज में भी बहुत वही ही चीजें हो रही हैं। दरिंदगी, घिनौनापन है। वो जो पहले का टाइम था मैम के पढ़े लिखे हैं और ये अनपढ़ हैं, तो अनपढ़ ज्यादा करते हैं। आज की सोसाइटी में दोनों बराबर के हकदार हैं इन चीजों में। आप पढ़े लिखों को भी उतना ही क्रिमिनल रिकॉर्ड देखोगे और अनपढ़ का भी देखोगे। तो वो मैं मेरे हिसाब से वो फैक्ट थोड़ा सा मतलब एक तरीके से डिनाई करती हूँ मैं, कि नहीं कि भाई पढ़े लिखे ही कर रहे हैं, अब नहीं कि पढ़ाई करोगे तो ही शिक्षा से ही तुम, नहीं, वो सब कुछ पीछे है। आपकी समझ और मानसिकता वो बस किताब ही रह गई है कि आपने डिग्री ले ली है। जैसे कि हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि डिग्री ही मतलब डिग्री को ही पढ़ाई मान रहे हैं, बट एक्चुअल में बन के रह गए हैं, शिक्षित नहीं हो पाए। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट आज की सोसाइटी में। तो मैं अब मतलब पहले तो थोड़ा सा यही जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप काउंसलिंग के लिए जब जाती हैं, खासकर अब ये थोड़ी देर पहले आपने बताया कि मुझे साइड में सब कुछ रखना पड़ता है। बीइंग अ लेडी, जब आप उनके पास जाते हो, आपको पता है कि ये रेपिस्ट है, तो आपके मन में मतलब फेस नहीं आया वो कि मतलब उसको किस तरीके से कंट्रोल किया आपने? कई बार ये होता है और वो शायद आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आप काउंसलर के रूप में तो जा रही हैं, आपकी ड्यूटी बन रही है, बट कहीं ना कहीं वो औरत के नाम पे वो मन में कुछ तो आया होगा। तो वो कैसे आपने टैकल किया? एक ये था कि डर नहीं था, बट फिर दिमाग में ये चीज़ें था कि किस नज़र से ये इंसान देख रहा होगा उस लड़की को, है ना। और ये भी है कि मेरे लिए भी कहीं ना कहीं इसकी धारणा, या वहाँ पे ज्योति जी जितने आते हैं ना, लगभग जैसे एक आया था, मैं आपको बता रही हूँ, उसको थोड़ी मानसिक विकृति भी थी, क्योंकि नॉर्मल लोग तो ऐसा सोच ही नहीं सकते। तो वो बहुत प्राउडली इन चीज़ों को मतलब बताता था कि मैं औरतों के साथ कैसे अपनी माँ को मारता हूँ। अच्छा, आपने मूवी देखी होगी मर्दानी 2, जी, रानी मुखर्जी की। तो जो सनी का कैरेक्टर था उसमें, कि वो मार पीट के और चौड़े में बताता था कि अरे तू तेज बन रही है, तुझे तो औकात में लाऊंगा, वो बिल्कुल वही कैरेक्टर था मेरे सामने। और मैं आपको 2018 की बात बता रही हूँ, मैं निर्भया वाले की बात नहीं कर रही। एक और मिला था, वो मुझे बताता कि जो हमारे यहाँ झुग्गियाँ हैं, जे कॉलोनीज, झुग्गी झोपड़ी, तो अब वहाँ पे महिलाएं हैं, वो लेबर का काम कर रही हैं, वो उठाना, सर पे करना, बहुत थकी हुई, दिहाड़ी मजदूरी, हमारे में बोल देते हैं, हाँ, दिहाड़ी वाला काम, पर डे का जो उनको होता है। अब वो बता रहा है मुझे कि हम उन जगहों पे जाते हैं और उन महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं, उनका रेप करते हैं, और वो तो इतनी थकी होती है ना कि मैम पता भी नहीं चलता उनको कि उनका पति है या कोई और है।
ये बताया उसने, और मैं बिल्कुल शॉक्ड। और मतलब जिस तरीके से वो बता रहा था ना कि औरत क्या है, पाँव की जूती है, मसल दो, वो तो मजे के लिए है। बस दैट्स द पॉइंट। वही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप काउंसलर के रूप में आप उससे हो तो औरत ही, मतलब वो आपको कह रहा है कि औरत पाँव की जूती हो रही है, ये तो वो भावना कैसे कंट्रोल कर सकते हो? एग्जैक्टली वही है कि आप मैं यही कहूंगी कि वहाँ पे जो प्रोफेशन है वो तो रोकता है चीजें करने से, बट अगर आप कहे कोई मुझे कि अब आप चलो काउंसलर नहीं हो, आप स्वाति हो, आप बताओ क्या करोगे, तो फिर तो लगता है कि मुंह तोड़ना है इसका, मारना है इसको औकात दिखानी है कि क्या होती है औरत, क्या होता है मर्द होना, है ना। मर्द की तो परिभाषा ही गंदी कर दी इन्होंने। बिल्कुल जी। और हमारे यहाँ पे तो श्री राम जी भी मर्द थे, ठीक है, और आने को रावण पे आए तो भी वो भी मर्द थे। तो डिफरेंसेस अलग अलग हैं, अलग अलग कैरेक्टर हैं, अलग अलग जगहें हैं। अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे मैम तिहाड़ जेल में आप काउंसलिंग करने गई हैं, काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड रही हैं, तो अब तक का जो आपके मन में रहा होगी, जिसने मतलब आपको सोने ना दिया हो 4-5 दिन तक भी, वो ऐसा कौन सा केस था कि आज तक आपको याद हो कि भाई इस केस ने मुझे सोने नहीं दिया, आपको अंदर तक डरा दिया हो, या फिर मतलब वो होता है ना एक अलग तरीके की फीलिंग्स कि वो बार बार में घूम रहा हो दिमाग में, तो ऐसा कोई केस आपके सामने? तिहाड़ की सिर्फ तिहाड़ की अगर मैं बात करूं तो एक केस था ये निर्भया वाला, क्योंकि जब वो मेरे पास बैठ के रोता था ना, मैं फिर घर जाके खाना नहीं खा पाती थी। मुझे वो चीज़ें घूमती थी मेरे दिमाग में कि वो गिड़गिड़ा रहा है कि मैम कुछ तो कर लो कि मैं बच जाऊँ, मेरी फांसी रुकवा दो। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, आई वॉज नथिंग, आई वॉज जस्ट अ सिंपल ट्रेनी देयर। तो मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। बट फिर भी मतलब वो जो एक दिमाग में एक होता था ना इमोशनल, क्या मैं बोलूँ उसको, वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ था कि फिर मैं अपनी बहन को, मम्मी को, सबको परेशान करती थी। ऐसे बोल रहा था, ये कर रहा था, मम्मी क्या करे, कैसे क्या करे। पता था कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, फिर भी होता है एक मतलब शायद यही औरत है कि आप उसके साथ कितना भी बुरा कर दो, लेकिन जब एक बार आप उसके सामने रोते हो या तो फिर उसका दिल पिघल जाता है। तो यही हो रहा था, मुझे बुरा भी लग रहा था, बट फिर कि द मोमेंट हम याद करते हैं कि उसने क्या किया, तो वो सारी चीजें फिर शांत हो जाती हैं कि ठीक है, यू डिजर्व दिस। ये निर्भया केस में मतलब ये तो वर्ल्ड वाइड है, काफी जगह मतलब इतना वो रहा है, आक्रोश रहा है समाज में इसको लेकर के। तो उस टाइम हमने कुछ जो है जगह पे पढ़ा भी था, अब प्रॉपरली हम नाम तो नहीं लेंगे चैनल पे, उनमें मतलब चारों की तरफ से ये था कि हमें इस तरीके की औरत पसंद नहीं है, ज्यादा उछल रही थी, मतलब गाली दे करके उसके लिए बोला गया कि तो इसलिए हमने कर दिया, ज्यादा उछल रही थी, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ थी, करने क्या गई थी रात को 10 बजे मूवी देखने गई थी, तो वहां पे भी ये करके आई होगी। तो ये किस तरीके की मानसिकता थी उनकी? ये मानसिकता वही है ज्योति जी कि आप बचपन से ही यही चीजें देख रहे हो और आप इतना भी समझदार नहीं हो पाए हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे अब समय के हिसाब से या जो अभी जो डिमांड है समय की, उसके हिसाब से मैं खुद को ढाल पाऊँ। ठीक है, मैंने भी डोमेस्टिक वायलेंस देखा, आपने भी देखा फॉर एग्जाम्पल। अब हमारा दिमाग क्या कहता है कि क्या मेरी बेटी के साथ भी वही हो या मेरी बहन के साथ वही हो? हम तो फुल स्टॉप लगाएंगे ना वहाँ पे कि जो हो गया और वो गलत था, अब वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। या हम लेके बैठे रहे कि नहीं मेरे बाप दादा ने किया तो ये तो परंपरा होनी चाहिए, हम भी करेंगे ना, तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब वो कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है ये समझ ही नहीं आता। और एक जो धारणा है ना औरत को मतलब चीज ऑब्जेक्ट समझने की, उसका भी बहुत बड़ा दोष है। और कहीं ना कहीं महिलाएं जो हम मम्मियाँ हैं, जो दादी नानी थी, उन्होंने जो सहा है उसका भी ये नतीजा है। यहाँ पे स्वाति जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि आपने बोला, अभी हमने बात की कि ऑब्जेक्ट, वुमेन को ऑब्जेक्ट समझा जाता है, तो आप इसके पीछे क्या समझोगे? मतलब ये जो मर्द हैं ये इस तरीके की भावना अपने बच्चों में, अपने लड़कों में डालते हैं कि फीमेल सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, या आप इसका जरिया जो है माँ को मानेंगे या दादियों को मानेंगे? ये मिक्स है, लेकिन ज़्यादा रोल में माँओं को बोलती हूँ। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि क्योंकि हमारी माँओं ने या हमारी दादी नानियों ने सहा, उसका नतीजा है कि आज हमें भी वो देखना पड़ गया। ये उसका ही रिजल्ट है ना। अगर मैंने डोमेस्टिक वायलेंस देखा मेरे साथ,
तो मेरा ये होना चाहिए कि अब मेरा बच्चा नहीं दिखेगा, खत्म, वहीं पे मुझे रोकना है देन एंड देयर। क्योंकि होता ये है, अगर हम साइकोलॉजिकली भी बात करें कि अगर एक घर में फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी बेटी है और मेरे साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आज मुझे मार के लाल पीला कर दिया, मेरा मुंह तोड़ दिया, खून निकल रहा है, कल फिर मैं उसको लंच बना के दे रही हूँ, कल फिर मैं उसकी सारी हाउस होल्ड्स कर रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ, मैं उसके आगे पीछे नाच रही हूँ, तो इनडायरेक्टली मेरे बच्चे को ये मैसेज आ रहा है कि ये होता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, ये जस्टिफाइबल है, तुमको भी ये सहना पड़ेगा, या तुम लड़के हो तो तुम ये करोगे, और उसको ऐसे ही रिएक्ट करना है। ये हम मैसेज देते हैं जब हम उसको बर्दाश्त करते हैं। तभी तो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि क्राइम करना और देखना दोनों, सहना दोनों। जब भी जब मैं महिला आयोग में ही थी तो ये हम लोग समझाते थे औरतों को कि भाई सहो मत, इतना क्या, जैसे थप्पड़ में तापसी पन्नू बोलती हैं कि एक थप्पड़ मारा नहीं मार सकता, एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता। बिल्कुल, तो ये पॉइंट है, नहीं मार सकता। आपकी बॉडी के आप खुद मालिक हैं, नहीं मार सकते, नहीं मार सकते। और डोमेस्टिक वायलेंस की बात है तो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि पति, नहीं भाई, घर में भी होता है। अगर मेरी शादी नहीं हुई है तो कौन सा पति आ रहा है मेरे साथ वायलेंस करने, फिर तो बाप भाई ही कर रहे होंगे। और हमारे समाज में देखा गया कि वायलेंस का सिर्फ एक रूप होता है कि मार दिया, थप्पड़ मार दिया, डंडे मार दिए। मानसिक तौर पे भी बहुत बुरी तरीके से वायलेंस किया जाता है, और इसमें दोनों ही इन्वॉल्व है। कहीं आपसे ज्यादा तो बेहतर कौन ही जानेगा कि लेडीज भी ऐसी हैं जो मानसिक प्रताड़ना अपने पतियों को देती हैं, बिल्कुल, और बहुत बुरी तरीके से वो टॉर्चर करती हैं चीजों को लेकर के। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे हमारी पेरेंटिंग को लेकर के हमने बात किया, वो मैसेज जा रहा है, तो मैं अब बच्चों के ऊपर आऊंगी थोड़ा सा। जैसे आप एनजीओ में काम करती हैं, हर साल हमारे यहाँ पे 1,20,000 के आसपास बच्चों की किडनैपिंग होती है, जो हमारा पुराना डेटा लास्ट ईयर का था। अब अराउंड आ गया है 1,45,40 के आसपास का। तो ये जो किडनैपिंग होती है, इनकी ट्रैपिंग की जाती है, पूरे ट्रैप करके बच्चे उठाए जाते हैं, तो ये किन किन इलाकों में पहुंचाए जाते हैं और इनके साथ किस किस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं? ठीक है, मैं ये बताती हूँ ज्योति जी। इससे पहले एक चीज मैं बस ऐड ऑन करूंगी, जो आपने बोला कि मानसिक वायलेंस, तो हमारे कानून में पहले हमारे यहाँ आईपीसी थी, अब बीएनएस आ गया है, तो उसमें भी और आईपीसी में भी डोमेस्टिक वायलेंस को कैटेगराइज किया है। बिल्कुल, कि ऐसा नहीं है कि आपको थप्पड़ ही मारे तब, सोशली, मेंटली, फाइनेंशियली, अगर आप कमाने में सक्षम नहीं हो, मान लो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो कि मेजॉरिटी औरतें नहीं हैं पढ़ी लिखी, और वो पढ़ी लिखी नहीं है, वो कमाने, अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, उनके पिता माता या भाई बहन या शादी के बाद पति या ससुराल वाले अगर उनको खर्चा नहीं दे रहे, पर उनका नहीं फाइनेंशियली उनका ये कर रहे हैं, तब भी वो वायलेंस है। फाइनेंशियल वायलेंस है हमारे यहाँ, मतलब इकोनॉमिकल वायलेंस है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, मेंटल है, इमोशनल है, और फिजिकल वायलेंस है। तो ये सभी औरतों के लिए है कि इनमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। और हर स्टैंड का मतलब जेल ही जाना नहीं होता कि अच्छा जेल भेज दिया, मारकाट कर दिया, लड़ाई कर लिया, नहीं होता है। मीडिएशंस होते हैं, सेशंस आप ले सकते हो, कोर्ट में काउंसलर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनके थ्रू, वहाँ पे चार्जेस भी नहीं है। तो ये सब भी रास्ता होता है, या एटलीस्ट अपनी सेफ्टी तो हम अश्योर कर ही सकते हैं। तो ये स्टेप्स ज़रूर लें। अब आते हैं हम आपके सेकंड क्वेश्चन पे कि ट्रैफिकिंग जो होती है बच्चों की, वो कैसे होती है। तो इसका है ना कि ये पूरा नेक्सस है, ये दिल्ली के बच्चे ही नहीं है, मतलब ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है, और इंडिया भी नहीं, मैं कहूँगी वर्ल्ड हो रहा है। ठीक है, अब होगा क्या कि गांव में अब जैसे मैं बिहार से ही हूँ, तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ना ही इंडस्ट्रीज़ हैं, तो मुझे भी पढ़ने के लिए बाहर आना पड़ा। मैंने अपना पीजी वगैरह बाहर से ही करा, दिल्ली में जॉब, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है। आपको मिलेगा भी तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, या तो आपको अच्छा खासा जो आप डिज़र्व करते हो पेमेंट वो नहीं मिलेगा जॉब में, ऐसा होता है। तो अब वहाँ पे गरीबी बहुत है, तो क्या होगा कि ये जो ट्रैपर्स होते हैं, जिनको हम दलाल कह सकते हैं, और ये मोस्टली क्या करेंगे, मान लो कि मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे घर में 5-6 बच्चे हो गए हैं, 7-8 बच्चे हैं, बच्चे खेलने चले गए, या आपने देखा होगा बचपन में, मैं भी गांव में रही हूँ तो मैंने देखा मदारी वाले आते थे, सांप का खेल दिखाने वाले आते थे। हाँ, कई बार बंदर का दिखाने आज भी आते हैं, या वो जो हवा मिठाई वगैरह बेचने आते हैं। बिल्कुल, ये सबको नहीं बोलूंगी मैं, फिर इनके भी मैं कहूँगी पेट पे लात मारना होगा, बट इनमें से भी कुछ ना कुछ दलाल होते हैं। वो भी ये सांप वाप नचाने के बहाने आते हैं। अब बच्चा है, उसको अट्रैक्ट किया, ठीक है, ये
कर रहे हैं खेल सामने से, वो देख रहे हैं और अचानक से बच्चा, मान लो किसी का ध्यान गया और वो पीछे पीछे गया, वहां से फिर बच्चा गायब, रेलवे स्टेशन से गायब, जैसे मेला वगैरह है वहां से गायब। अगर आप दिल्ली की ही बात करो, कालका जी हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है दशहरे में, वहाँ पे बच्चे गायब होते हैं, हर साल का रिकॉर्ड है। कहीं भी, ये तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड सोचो कितने मेले लग रहे होंगे, कितनी ऐसी सोशल गैदरिंग्स हो रही होंगी, वहाँ से गायब। और दूसरा होता है कि फैमिली में बहुत सारे बच्चे हो गए, अब ये जो दलाल होगा ये घात लगा के बैठा होगा, ठीक है। अगर मैं सिर्फ अभी लड़कियों की बात करूँ तो क्या होगा कि गरीबी है, बेच दिया, बाप ने बेच दिया, उसके चाचा मामा ताऊ ने सजेस्ट किया कि बेच दो, पैसे मिल जाएंगे, 7-8 बेटियां तो हैं ही, है ना। अब मैं आपको एक और इंसिडेंट बताती हूँ। मैं गुड़गांव में रही थी कुछ दिन, वहाँ पे मैंने देखा 1-2 जगह पे कि जो लड़कियां हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं कल्चरली वहाँ से। अब आपने देखा होगा कि आपके साइड का जो स्किन टेक्सचर है ये सब बहुत ही अच्छा है, मतलब डिफरेंट दिखता है वो, बट जो बच्चा झारखंड से आएगा वो शेड्यूल ट्राइब है, ट्राइबल बेल्ट का है, उसका बिल्कुल टेक्सचर डिफरेंट होगा। क्योंकि राजस्थान हरियाणा इनका सेक्स रेशियो घट गया था बहुत ज़्यादा, अभी भी है, डेटाज आए हैं कि मेंटेन है, बट नहीं है, ये मैं नहीं मानती उस डेटा को। तो वहाँ से लड़कियां लाई जा रही थी शादी के लिए। तो ऐसे होता है कि घर में बहुत सारी बच्चियां हो गई अब, और बहुत ही कम रेट में 5,000, 10,000, 2,000 में भी बिकती हैं। या फिर सिंपली घर में कोई ऐसा इंसान है जिसकी शादी ही नहीं हो रही, कहीं की भी, अब ये कोई राज्य स्पेसिफिक नहीं होगा, कहीं भी, बिहार, यूपी, दिल्ली, कहीं भी, मान लो हैंडीकैप्ड है या बहुत एज हो गई है, कुछ भी हो सकता है, उसकी शादी नहीं हो रही है, तो होगा कि झुग्गी से या कहीं से, गांव से, दूर दराज से बच्चा उठा के ले आओ, मतलब कोई भी लड़की चलेगी, फिर उससे शादी होती है। ये खेल चल रहा है। अब अगर लड़की है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाएगा। लड़की अगर गोरी चिट्टी है, सुंदर है देखने में एक कन्वेंशनली, तो वो तो प्रोस्टिट्यूशन में आएगी, उसका फिर कोई ये नहीं है। अब अगर थोड़ी सी काली सी है या मतलब उसका टेक्सचर डिफरेंट है, मतलब जो एक कहते हैं ना कि कन्वेंशनली जो हमने एक फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बना दिया है, वो बच्चा वैसा नहीं है, तो उसको बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर वगैरह में हम लगाएंगे, या फिर घरों में जो काम करने के लिए बच्चियां आती हैं उसमें लगाएंगे हम, ऐसे होता है। और कुछ नहीं हुआ तो ट्रैफिकिंग तो हो रही है। स्किन ट्रैफिकिंग, बहुत बड़ा ट्रैफिकिंग हो रहा है आजकल, बहुत ट्रैफिकिंग। हमारे जो टीवी के एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, आज भी आप देखोगे हॉलीवुड बॉलीवुड हर जगह, मैं सिर्फ बॉलीवुड को नहीं बोलूंगी, अचानक से बहुत गोरे हो जाते हैं। जी बिल्कुल हो रहा है। और वो कहेंगे मैं घर पे रह गई, ये हो गई। वो स्किन ट्रैफिकिंग का कमाल है, उनके ऊपर लेयर लगाई जाती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट की बेटियां में बेबी लेयर्स होती हैं, फिर बेबी लेयर्स हो गए, या जो बच्चा मतलब जो लड़कियां जिनका स्किन है वाइट, उनका अब सोचो हम स्किन तक उतार ले रहे हैं। इस किडनी वगैरह की ट्रैफिकिंग तो हो ही रही थी, बट यहाँ स्किन ट्रैफिकिंग हो रही है भाई, ये चल रहा है। अब मैं जानना चाहूंगी मैम, जो बच्चे होते हैं जैसे मतलब मान लो प्रोस्टिट्यूशन में चली गई यार, तो कभी आपके सामने ऐसा कोई केस आया हो जो आप लोगों ने मतलब इस तरीके के बच्चे निकाले हों, और उन बच्चों से कभी पूछने की कोशिश की हो कि कहाँ से वो पकड़े गए थे, उनके साथ क्या क्या हुआ, इस तरीके का कोई केस आया? जी, एक केस अभी रिसेंट का मैं बता रही हूँ आपको, कानपुर का था। तो मेरी जो को फाउंडर हैं वो लॉयर हैं और वो इलाहाबाद में ही अभी प्रैक्टिसिंग है। तो हमारा एक है कि क्योंकि हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो एक थोड़ा सा नेटवर्क बन गया है हमारा। जबकि ये फील्ड बहुत बेकार है, बहुत बेकार है ज्योति जी, मतलब आप समझो ये दलदल है, और इसका ना ओर है ना छोर, समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल कारण है क्या, कहाँ कौन कौन रिस्पॉन्सिबल, किसको माने, पुलिस को माने, नेता को माने, प्रशासन को माने, हम है, बच्चा है, माँ बाप है, या वो दलाल है, कारण ही समझ नहीं आता है। तो कानपुर का ये केस था, कानपुर के गांव का था, कि उस फैमिली में उसकी 8 बेटियां थीं, और पहली बेटी ने भाग के शादी की थी, ठीक है। तो एक हमारे यहाँ वो होता है ना कि आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते, आप लव मैरिज नहीं कर सकते, तो एक होता है जो भी टैबू है। अब वो बच्ची चली गई तो बाकी बहनों की जिंदगी नरक, ठीक है। अब जो उसमें से एक लड़की थी जो 12 साल की थी, और वो स्कूल से जबकि उसने बुर्का पहना हुआ था, सब कुछ ढकी हुई थी, फिर बस उसने थोड़ा सा बात कर लिया किसी से, और उनके मामू ने उनको देख लिया, उनको लगा कि अब ये भी हाथ से गई,
ये भी भागेगी, ये भी शादी बिल्कुल। करेगी, और वो बाप रे। सिर्फ 12 साल की थी। उनके फादर के पास गए और बोला कि ये काम करते हैं, इनको बेचते हैं। मतलब तुम प्यार से शादी कर रहे हो, मान लो किसी से प्यार हो गया, उससे शादी कर रहे हो, उससे बेहतर है कि हम तुमको बेच दें। प्रोस्टिट्यूट बनाएं। ओके। ये हुआ, उसको बेच दिया गया। अब हमें कॉल आया कि भाई यहाँ से ऐसे ऐसे एक लड़की गई है मोहल्ले में। तो हमने बात करी मोहल्ले वगैरह में, तो चीज़ें पता चली कि हाँ अब नहीं पता नहीं और मामू ने बेचा है। अब हम दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि ये नेक्सस इतना बड़ा है कि हम चाह के भी उसको पता नहीं लगा सकते, एकदम सटीक निशाना नहीं मार सकते कि अच्छा कानपुर से मेरठ आया होगा या दिल्ली आया होगा। बनारस भी ले जा सकता है, वो बिहार भी ले जा सकता है, वो कोलकाता के सोनागाछी में भी ले जा सकता है। सोनागाछी में अब ये होता है काफ़ी टाइम से, सोनागाछी कोलकाता का है और ये एशिया का सबसे बड़ा ब्रॉथल है। तो इसमें ये है कि अब औरतें क्या करती हैं, उन्होंने खुद से जो वहाँ पे धंधा कर रही हैं इनिशिएटिव लिया है कि अगर कोई बच्चा आता है, बच्ची, तो वो उसको नहीं वहाँ पे काम करने देती हैं। वहाँ पे उसके विरोध वो आवाज़ उठाती हैं। अब ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं, मैंने जाके नहीं देखा, बट मैंने ये सुना है, विच इज़ अ गुड प्रैक्टिस अगर हो रहा है तो इस बच्ची को हम मेरठ में ढूंढ रहे हैं, हम दिल्ली में ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में ज़्यादा अच्छा सोर्सिंग है हमारा, तो दिल्ली के जितने स्लम्स हैं और जितने भी ब्रॉथल्स हैं वहाँ ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली, कहीं नहीं मिली। जीबी रोड में तो खैर मुश्किल है ढूंढना। फिर पता चला हमें कि बच्ची को अजमेर भेजा गया है। वहाँ अभी उसको बेचा नहीं है, लेकिन बात चल रही है। वो अजमेर के कोठा में ही है, बट अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि उसको लाया जाएगा कहीं। तो ऐसी ही भाग दौड़ चली करीब 20-25 दिन, तब जाके वो लड़की हमें मेरठ में मिली। ओके। हाँ, फिर बच्ची को CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में रखा गया है। एंड बच्ची को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। इसलिए नहीं समझ में आ रहा था ज्योति जी कि मामू थे। अब मामू प्यार दिखा रहे हैं, खाना पीना खिला ही रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और अभी तक उसको बेचा नहीं गया। तो उसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि उसको गलत तरीके से कोई छेड़छाड़ कर रहा है या उसको हार्मोनल इंजेक्शंस पड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें हुई नहीं थी। तो बच्ची को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। उसको लग रहा शायद हम घूम रहे थे, इस फेज में थी वो। बट ऐसे भी हैं हमारे पास केसेस जहाँ पे बच्ची को बहुत बहुत बुरा असॉल्ट किया गया है। मतलब 15-15 साल की बच्चियाँ आती हैं, उनको हार्मोन इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो बड़ी दिखें समय से पहले, मैच्योर दिखाने के लिए। और बहुत असॉल्ट होता है, मतलब 24 घंटे वो नशे में रहती हैं, 24 घंटे। उनके शरीर को पता ही नहीं चल रहा होता है कि उस नशे में कि उनके साथ हो क्या रहा है। और अगर उनको कहा जाए ना, किसी भी औरत को, कि आप होश में ये सब करो 15-15 इंसान के साथ, 20-20 के साथ, तो पॉसिबल नहीं है। कोई आ रहा है जानवर की तरह आपका शरीर नोच रहा है। और ब्रॉथल में कोई हाई फाई लोग तो जा नहीं रहे हैं, साफ सुथरे लोग। अगर हम दिल्ली के जीबी रोड की ही बात करें तो वहाँ कौन जा रहा है? आप सदर गए हो कभी? सदर बाजार जो मार्केट है, हाँ। वहाँ पे ये जो ठेला वाले हैं, दुकान वाले हैं, जो सभी की बात नहीं करी बट मोस्टली जो एकदम लेबर का काम कर रहे हैं, पूरे दिन थके हुए हैं, संतरा टिका के एक पौआ लगा के बैठे हुए हैं, ये लोग ही वहाँ जाएंगे। ठीक है, गंदा, मतलब आप देख के उल्टी कर दो ऐसा इंसान जिसमें हम टच करना भी नहीं समझे जरूरी, वो जाके इनके शरीर को नोचते हैं। अच्छा, आप सदर भी जाओ तो कितनी छिड़खानी होती है। पॉसिबल ही नहीं है कि एक बार हम गए हों वहाँ से और बिना मॉलेस्ट हुए वापस आए हों, कि किसी ने हमारे किसी पार्ट को टच नहीं किया, ऐसा होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ छेड़खानी होती है। और ये सारे लोग वहाँ जाएंगे, बच्चों के साथ इतनी बर्बरता करेंगे, या जो औरतें हैं उनके साथ। अब तो जो बड़ी हो गई हैं, जैसे मतलब 30-35 साल की उम्र में आ गई हैं, 25-30 के अराउंड, उनको थोड़ा सा एक आ जाता है, बॉडी भी तब तक थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है नेचुरली, तो समझ में भी आता है कि कैसे डिफेंड करना है या क्या करना है। बट ये बच्चे तो एकदम नहीं कर पाते। बिल्कुल 13-14 साल की बच्चियां ही होती हैं उनके साथ। तो शॉक वाले स्टेट में होते हैं ना कि हो क्या रहा है मेरे साथ। जबरन किया जाता है सारा, इंजेक्शन से दे करके दिया बिल्कुल, जाता है। वो मर चुकी होती हैं। मतलब मैं क्या ही बताऊं, वहां पे जाके उनसे बात करना, उनसे, तो वो जगह जाने लायक नहीं है, गंदगी इतनी कि आप खड़े नहीं हो सकते। वो कई बार हमने देखा भी है, मतलब जगह जगह से जो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उनमें भी पता चलता है कि कई बार उनका ये होता है कि साइड में क्लाइंट को अटेंड किया है उन्होंने, फिर वहीं पे सब कुछ गंद पड़ा हुआ है, वहीं बैठ के वो खाना खा रही हैं, उस तरीके की भी हमने खाना खा रही हैं, बैठी हैं। ये चीज़ नहीं होता जैसे जो हमने गंगूबाई, मतलब मैंने नहीं देखा है अभी तक, गंगूबाई वगैरह में होता है कि खड़े होके बाहर बुला रहे हैं तैयार वालों की। नहीं, ऐसा नहीं होता।
कॉस्मेटिक्स भी घटिया से घटिया क्वालिटी की, ना उनकी स्किन अच्छी रह गई है अब, ना कुछ, मतलब शरीर रहा ही नहीं है अब। वो बस ये है कि बस वो एक टॉय समझा और हुआ यहीं पे है। हम जो बात कर रहे थे कि एक औरत एक ऑब्जेक्ट है, हाँ, यहीं पे जस्टिफाई हो जाता है। जो हमारी वेल एजुकेटेड जो क्लास है, वो एरिया के लोग भी खूब प्रोस्टिट्यूशंस के पास जाते हैं। सारा दिन उनका चरित्र जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है, ज्ञान वाला होता है। रात को वो फिर मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं। ये ज्यादातर हमने देखा है कि कहीं पे प्रोस्टिट्यूशंस के स्पा चल रहे होते हैं, स्पा के अंदर काम किया जा रहा है। तो ये किन इलाकों में जाते हैं? क्या इस तरीके के कोई केस भी आए हैं जो एजुकेटेड फैमिली से हों या इस तरीके से पकड़ा गया हो कोई? ये ज्योति जी, इसमें दो चीज़ है कि कुछ ब्रॉथल्स थोड़े से ढंग के हैं, और दूसरी बात, ये तो बाबू हैं, साहब हैं, ये क्यों जाएंगे? इनके पास तो चल के आएगा ऑब्जेक्ट। तो बड़े बड़े होटल्स, बहुत बड़े बड़े जो दिल्ली में फेमस हैं, सीपी में, ये सब में आपको अक्सर आप क्रॉस करोगे इनर आउटर सर्कल तो दिख जाएगा। वहाँ पे इनके लिए भेजी जाती हैं, परोसी जाती हैं राजा जीओं के लिए। तो इनको तो मिलता है वहाँ से आके, जो जैसे जीबी रोड में ना कोठा है स्पेशल, कि यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ हैं, यहाँ पे वर्जिन लड़कियाँ हैं, बच्ची लड़कियाँ हैं, तो इनका जो डिमांड होता है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा पूछना भी चाहूंगी, ये जीबी रोड पे शायद एक बार मैंने कहा मतलब देखा भी था या एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि वहाँ पे कोठा नंबर होते हैं। हाँ। कि इस कोठे नंबर पे जाओ, इस कोठे नंबर पे, तो वो कोठा नंबर के हिसाब से उस नंबरिंग के हिसाब से पूछ लिया जाता है, पता कर लिया जाता है कि अच्छा ये कोठा है, ये कोठा नंबर है, उसमें ये महीना मिलेंगी, इसमें यहाँ मिलेंगी। और एक शायद मैंने वर्जन कोठा भी सुना है कि उसमें सिर्फ वर्जन बच्चियां या लेडीज ही मिलती हैं। तो ये सारा सब कुछ क्या है? मतलब हाँ, ये क्लस्टर डिफाइन किया गया है कि इसमें ऐसे लोग हैं, इसमें नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इसमें मतलब सबका अलग, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, सबका अपना अपना कोठा है। मतलब डिमांड भी देखिए आप, है ना, लैक्टेटिंग मदर्स और सारी चीज़ें। वर्जिन कोठा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ एक मिथ है कि अगर किसी को एड्स है, तो अगर आप एड्स है और अगर आप वर्जिन बच्चे के साथ सेक्स करते हैं तो आपका एड्स ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा, और उसके लिए उनको यूज़ किया जाता है। गंदे लोग भी और बड़े लोग भी करते हैं, सभी करते हैं। अब मैं पैसों के लिए करके और पूछूंगी, मतलब कितने से कितने कम में ये मतलब डेली अपने शरीर को बेचती हैं, और इसके पीछे क्या मतलब क्या महिलाएं जानबूझ के भी इस काम में जाती हैं, सारी मजबूरन ही फंसाई जाती हैं? ठीक है, इसमें फर्स्टली मिनिमम कोविड के टाइम पे जो हो रहा था वो दाल रोटी के एक्सचेंज में भी हो रहा था, मतलब एक टाइम के खाना के एक्सचेंज में भी हो रहा था देह व्यापार। वो क्योंकि काम नहीं था, चीज़ें नहीं थी, लॉकडाउन हो चुका था, तो उनको लग रहा था भाई कोई बस 4 रोटी या एक ब्रेड ही दिला दे, 1 कप चाय ही दिला दे, दूध दिला दे, इस चक्कर में भी हो रहा था। और दूसरा कि पैसों की बात करें तो मिनिमम 250, और डिपेंड करता है कि आप किस कोठा में जा रहे हैं और कौन सी है। अब जैसे मान लो कि बच्चियां वहाँ पे बैठी हैं या औरतें बैठी हैं वहाँ पे, और ग्राहक को मतलब किसी एक की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग उसको पूछ रहे हैं बार बार, तो फिर वहाँ पे जो उनकी मैडम होंगी, मतलब जो मालकिन होंगी, वो उनका रेट फिक्स कर देंगी कि भाई अब ये 500 में जाएगी, देना है तो बताओ, नहीं तो, और ग्राहक तो इसके लिए देने को तैयार हैं। तो ऐसा भी होता है। अदरवाइज 200, 250, 300, 500, 1000 तक, इससे ज़्यादा नहीं। 1000 तो खैर बहुत रेयर केसेस में है, इतना नहीं जाता। आपका आखिरी सवाल कि सारी फोर्सफुली आई हैं या मर्जी से, तो फोर्सफुली भी वही आई हैं जो कोठा पे हैं। उनको पेरेंट्स ने बेचा या किसी ने फंसा के लाया, प्यार के जाल में फंसा के लाया। बेसिकली ये दलाल क्या करते हैं, अब देख रहे हैं कि घर पे बच्चे को प्यार नहीं मिल रहा, या कुछ भी ऐसा उसके घर में माहौल है कि बच्चा इमोशनली वल्नरेबल है, तो अब जब आपको घर में प्यार नहीं मिलेगा, आप बाहर ढूंढोगे, तो वहाँ पे ये अपना कंधा बिछाएंगे उसके आगे कि लो भाई रो लो मेरे कंधे पे। अब वहाँ से उसको प्यार होगा, फिर सडनली वो किसी कोठे पे मिलेगी, ऐसा होता है। ये चीज़ें हुई, या अपनी फैमिली भेज दे, जो भी XYZ रीज़न हुआ। अब उसके अलावा आजकल क्या हो गया है, ये आपको बड़े शहरों में ही मिलेगा, हमारे साइड तो नहीं दिखता, ये मैंने नहीं देखा अभी तक। यहाँ पे खास करके मैंने जो कल्चर देखा है और अभी तक केसेस जो आए हैं उसमें ये होता है, बच्ची आई है कहीं से, उसको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है कि मेरे पास भी
आईफोन होना चाहिए, मुझे भी पब जाना है, डांस करना है, हाथ में दारू की गिलास होनी चाहिए, ये वो सब होना चाहिए। कैसे होगा भाई? आपके पिताजी तो गरीब हैं, आपको तो 2-3 हज़ार ही भेज पा रहे महीने का, या 8-10 हज़ार, जो भी कि आप रेंट वेंट दे के खाना पीना खा सको, नहीं है। बट यहाँ तो सब करना है, तो अब वो स्वेच्छा से प्रोस्टिट्यूशन में आएगी। एक तो ये हुआ। अब दूसरा होता है कि ये जो मान लो कि कोई एक लड़की है जो ऑलरेडी ऐसा काम कर रही है, अब वो जाके हॉस्टल में रहना शुरू करेगी, ठीक है, या वो ऐसी लड़कियों को ट्रैप करेगी। और ये दिल्ली के हर उस एरिया में हो रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स रह रहे हैं, ठीक है, उनको जाल में फंसाया जा रहा है। बिल्कुल। कॉलेजेस जो हैं, गर्ल्स कॉलेजेस जो हैं, हमें कई बार देखने को मिलता है उनके सामने गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जैसे ही कॉलेज की छुट्टी हुई लड़कियां गाड़ियों में बैठ बैठ के निकल जाती हैं। और मतलब इस पे शिक्षा पे भी क्या असर पड़ रहा है, लोगों के लिए वो नॉर्मल हो चुका है कि भाई उनको देख करके बाकी लड़कियों की मेंटेलिटी भी जाती है, अच्छा ये घूम रही है, मेरे पास तो नहीं है, क्या मैं भी ये करूं? एक इन्फीरियरिटी फील करवा देते हैं लोग। बिल्कुल, वो फिर उसमें जाना पसंद करती हैं, वो निकलती हैं। 10 में से कोई 2 लड़की होगी जो अपने सेल्फ ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखेगी, अदरवाइज तो नो की नो उसमें से इंक्लूड ही हो जाती है उनके साथ। अब स्वाति जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से खासकर उन पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूंगी या पूछना चाहूंगी जिनकी बच्चियां इन ट्रैप्स में फंस जाती हैं, तो उनको कानूनी तौर पे किस तरीके की मदद की ज़रूरत हो सकती है, या वो कहाँ पे मदद मांग सकते हैं? क्योंकि कई बार ये होता है कि बच्चा या पेरेंट्स जानबूझ के नहीं फंसाते हैं, वो मजबूरन फंस जाते हैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स किस तरीके के रास्ता अपना सकते हैं? आप ट्रैफिकिंग के लिए पूछ रहे हो या जो प्रोस्टिट्यूशन में आई? दोनों ही तरीके की बात है, क्योंकि दोनों ही तरीके के काम हमारे यहाँ पे चल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो अगर बच्चा प्रोस्टिट्यूशन में आ गया है कि मैं बाहर रहने गई हूँ और मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए, नाउ आई वांट दैट लग्जरी, इसके लिए मैं प्रोस्टिट्यूशन कर रही हूँ, तो कोई प्रावधान नहीं है। कारण 18 साल से नीचे का है बच्चा तो आप कर सकते हो, आपके लिए फिर कानून है। क्योंकि हमारे यहाँ ये रूल है, कहा जाता है कि जब आप चाइल्ड हो, मतलब बच्चा, चाइल्ड में लड़का लड़की दोनों होते हैं। अब आजकल आपको मैं बता दूं, लड़के भी ये कर रहे हैं बाय द वे। जी बिल्कुल, प्रोस्टिट्यूशन, और बहुत डिमांड में है। तो अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे का कंसेंट होता ही नहीं है, क्योंकि हम एज अ पेरेंट उसके लिए डिसीजन लेते हैं। तो वो अगर कंसेंट दे के भी आपके साथ फिजिकल हो रहा है तो भी उसको रेप ही माना जाएगा। तो एक तो ये बचाव है। दूसरा, अगर कोई 18 साल से ऊपर का है और वो ये काम कर रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोस्टिट्यूशन लीगल है। कि अगर कोई स्वेच्छा से इसको एज अ काम कर रहा है तो हम नहीं कर सकते। बट मैं कर रही हूँ तो मैं 4 को और करवाऊंगी, या फिर उससे पैसे मांगूंगी कि चल मैंने तुमको ग्राहक दिलाया, 500 मुझे दे या 200 मुझे दे। ये चीज़ें इलीगल है, कोठा रन करना इलीगल है। अब ये है कि हमारे यहाँ पे अपने भारत की अगर मैं बात करूँ तो करीबन हमारे यहाँ पे 12,60,000 या 63,000 जो वुमेन्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं सेक्स वर्कर में। अच्छा, हाँ। और 3 मिलियंस के अराउंड 9 जो है अनरजिस्टर्ड फीमेल्स हैं जो इस वर्कर में काम कर रही हैं। मतलब देखा जाए तो इधर वर्ल्ड वाइड काम चल रहा है, बड़ी इंडस्ट्री लग चुकी है इस काम को लेकर के। तो यहाँ पे ट्रैप में एक बार जो फंस जाता है वो फंसता ही चला जाता है, मुश्किल है उसका निकलना। फैमिली वापस नहीं लेती ना, फिर फैमिली नहीं लेती उसके, फिर वही बात है, उसको समाज में जीने का, या वो बोलते हैं ना कि अधिकार ही नहीं बचता उसको, वैसे समाज जीने नहीं देता है। और दूसरी बात है ना मैम की रिपोर्ट ही नहीं हो पाती, क्योंकि जब कोई जाएगा तो आप क्या लगाओगे? किडनैपिंग का केस लगाओगे, मिसिंग का केस लगाओगे। आपको पता नहीं है ना कि आपके बच्चे को कोठा पे बेचा जा रहा है। आइडिया हो थोड़ा भी तब तो हम ये सोचे, लेकिन यहाँ तो मिसिंग का केस दर्ज हो जाता है। तो दिक्कत वहाँ होती है कि अब जब तक सामने वाला अगर गरीब है बच्चा, फैमिली है, तो वैसे भी कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पुलिस के पास जाने से डरते हैं। वो जाएंगे ही नहीं कि कहाँ जाएं, कैसे करें, उसको बेचारे को पता भी नहीं है। और अगर कोई जा भी रहा है तो वो केस ही मिसिंग का दर्ज होगा, केस ही नहीं दर्ज हो रहा है जो होना चाहिए। तो जब तक चीज़ें सॉर्ट होंगी होगा तब तक वो कहाँ जा चुकी होगी कोई फिक्स नहीं है। कुछ हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है जो पीढ़ी दर अपनी महिलाओं से, अपनी बच्चों से काम कराती है। जैसे कि मैं बात करूँ राजस्थान की, हमारे यहाँ पे 2 फेमस कम्युनिटीज हैं जिनका काम ही प्रोस्टिट्यूशन का है। और कहा ये जाता है, वो ये कहते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम शापित हो जाएंगे। ये इतना बड़ा मिथ है उनके बारे में। जब हम पढ़ते हैं, उनको बोला जाता है, उनको अवेयर किया जाता है, जैसे आप लोग जाते हो, आप लोगों भी अवेयर करके आते हो, तो
वहां पे इतना बड़ा मिथ माना जाता है कि बाप भाई ही ग्राहक लेके आ रहे हैं अपनी बहन और बेटियों के ग्राहक लिए। लेके आ रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे थे कि जीबी रोड में कोठा का नंबर है, तो वहाँ एक स्पेशल कोठा है बेरिया कम्युनिटी की। ये जो आप कम्युनिटी की बात कर रहे हो राजस्थान की, उनकी स्पेशल है वहाँ पे कोठा उनका। अब मैं इसी से रिलेटेड एक कहानी बताती हूँ आपको कि हमने बच्चों की का रेस्क्यू रेड किया था। जो ये बच्चे बेगिंग में हैं, आपने अक्सर देखा होगा ना, गाड़ी के पास हमारे आते हैं मांगने, कुछ करके दिखाएंगे, घूम घाम के उछल कूद करके दिखाते हैं, फिर पैसे मांगते हैं। तो उन बच्चों का रेड हुआ था। तो वो बच्चे थे बट समाज से, ठीक है, ये भी ट्राइबल कम्युनिटी है, आप बंजारा जिनको हम बोलते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा ना, जो मतलब घाघरे चोली में होते हैं, थोड़े से उनका फेस बिल्कुल रेडिश होता है, हो जाता है बिल्कुल स्किन टोन यहाँ, और यही पोर्शन उनका रेड मिलेगा, बाकी फेस और स्किन उनकी ठीक मिलेगी बिल्कुल। तो उसी कम्युनिटी की थी वो। तो अब हम बच्चे को, क्योंकि जब आप रेस्क्यू करते हो फिर आप नज़दीकी जो डीएम ऑफिस होता है वहाँ जाते हैं, एमएलसी वगैरह होती है, फिर बच्चे को सीसीआई में रखा जाता है। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे मैं बच्ची से बात कर रही थी। वो कह रही, दीदी 3 साल की बच्ची कह रही है, दीदी जाने दो, घर में खाना नहीं बनेगा आज, मैं नहीं जाऊँगी तो पिटाई होगी सो अलग, क्योंकि आज कमाई नहीं हुई है सुबह से। मतलब बच्चियां इतना डरती हैं, अगर किसी दिन उनकी कमाई नहीं हुई तो अपने माता पिता उनकी पिटाई करते हैं। ये हुआ। अब जब मैं बाहर गई हूँ तो उसकी मम्मी खड़ी है और उसने किसी देवता की फोटो ले रखी है थी जो घोड़े पे बैठे थे करके, और उसने कहा कि दीदी आप समझ नहीं रहे हो। मैंने उसको बताया कि अंदर क्या होगा, अब इसको सीसीआई में हम ले जाएंगे, वहाँ ये पढ़ेगी, सारी चीजें होंगी। वो कह रही नहीं 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 ऐसा मत करो, हम तो शापित हो जाएंगे, हमारे यहाँ भीख मांग के ही खाना है, अगर हमने किया तो हमारा देवता नाराज होगा और सब। मैंने कहा कैसा भगवान है, कौन सा भगवान, अल्लाह जो भी है भाई, कौन सा देवता है जो बच्चों के पढ़ने से एतराज कर रहा है? कैसे ये हो सकता है पॉसिबल? तो इस लेवल पे ब्रेन वॉश्ड है, आप नहीं समझा सकते। आप एक्चुअली ब्रेन वॉश्ड भी नहीं है, पैसे आ रहे हैं, यही एक कारण है और कुछ नहीं। कई बार रोड पे भी देखा है कि यही इन्हीं कम्युनिटी के लोग एक तरफ माँ बाप जो है बैठे रहेंगे, उनके बच्चे रोड पे मतलब कि भीख मांग रहे होते हैं, और ये तो क्या हमें उनको पैसे देना सही है या हमें उनको वहां पे किस तरीके से टैकल करना चाहिए? कई बार क्योंकि देखा ना आपने, वो गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाते हैं, जबरन करते हैं, चिपट जाते हैं, गाड़ी को हटने ही नहीं देते हैं, तो मजबूरन हमें उनको पैसे देने पड़ते ताकि यहाँ से हटे। तो अगर हम कानूनी तौर पे देखें तो भीख देना मांगना दोनों इलीगल है। इंदौर को अभी बेगिंग फ्री बनाया जा रहा है। तो प्रॉब्लम ये है ना कि हम लोग दे देते हैं, तो उनके दिमाग में आता है कि मिल जाएगा, 100 में से 50 तो दे के जाएगा ही, वो होता है। आप द मोमेंट ये चीज़ एक प्रैक्टिस में अगर आप लाओगे कि आपने उनको डांटा या आपने उनको ये बोला कि चलो स्कूल चलो, चलो मैं तुम्हें नाम लिखवा रही हूँ तुम्हारा, या सीसीआई में जाओगी, इस तरीके से कुछ भी अगर आपने बोल दिया या मैं पुलिस को ला रहा हूँ, वो हट जाएंगे। उनको पता है ये चीजें, उनको अच्छे से पता है कि ये इलीगल है, हमें नहीं पता है। उनको ट्रेन किया जाता है, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि लड़का लड़की दिखे तो क्या बोलना है, आपकी जोड़ी बनी रहेगी, शादी हो जाएगी, सुंदर बच्चे होंगे। बच्ची ने मुझे बताया है भाई, 6-7 बच्चे थे, सबने खुल के बताया। उनको ट्रांसजेंडर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे ताली बजाना है। सोचो आप 5-6 साल 7 साल के बच्चे को इस तरीके से ताली बजाना सिखा रहे हो और चीजें जबरदस्ती उनको ट्रांस बना रहे हो कि पैसे मिलेंगे। ट्रांसजेंडर का भी एक बहुत बड़ा ट्रैप चलता है ये। आजकल जो रियल ट्रांसजेंडर है उनका पता ही नहीं चलता ये रियल है या ये फेक है, ये कर क्या रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको वही बात है, सड़क पे ताली बजाने और पैसा लेने हैं। आजकल देखा होगा शादियों में शगुन के नाम पे पहुंच जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और हमारा समाज इतने मिथ में रहता है कि उनको मुंह मांगे दामों पे पैसे देता भी है, और जिसमें पता ही नहीं ये रियल भी है या नहीं भी है। तो इतना बड़े बड़े ट्रैप से खेलते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांसजेंडर की भी बात करूंगी थोड़ा सा, अब हमारा मुद्दा अगर छिड़ा भी है तो क्या आपके सामने ट्रांसजेंडर को भी कभी कोई केस आया कि उनको भी बेचा गया हो या पकड़ के लाया गया हो? जो मेरा एनजीओ है परिमिता, इसमें मैं सिर्फ सेक्स वर्कर्स के लिए ही नहीं, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी काम कर रही हूँ, जो पूरी LGBTQ समुदाय है। तो मेरे पास तो बहुत सारे बच्चे हैं और बिल्कुल बेचा जाता है। ट्रांस वुमेन, ट्रांस मैन, दोनों को भेजा जाता है। एक तो ये स्वेच्छा से भी कर रहे हैं, या देखिए ये जो मैं उनकी बात नहीं कर रही जो फेक हैं, जो एक्चुअल में ट्रांसजेंडर हैं। मैं आपको एक केस बताती हूँ कि वो लड़का हिंदू कॉलेज का था, टॉपर था, बहुत अच्छा था पढ़ने लिखने में, लेकिन क्योंकि वो ट्रांस था,
ठीक है, और इसमें कोई बदमाशी नहीं होती, ये कम्प्लीटली फिजियोलॉजिकल है, हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे चीज़ें हैं। अब वो बच्चा, क्योंकि ट्रांस वुमेन उसको बनना था, उसको घर से निकाल दिया गया, और वो हिंदू कॉलेज का लड़का जो पढ़ा लिखा है वो आज सिग्नल पे खड़ा है। अब उसको ना कोई, उसने नौकरी करी अच्छी अच्छी जगह पे, द मोमेंट उसने एक्सप्रेस किया कि मैं ऐसे, मुझे घुटन हो रही है, मुझे भी लड़की बनना है, क्योंकि ज्योति जी मेरे पास जो बच्चे आते हैं ट्रांस, आपको मैं क्या बताऊँ, इतने पढ़े लिखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, उनकी लाखों में यूट्यूबर पे सब्सक्रिप्शंस हैं, फॉलोअर्स हैं, और वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, कोई इकलौता बेटा है, कोई कुछ है, वो कह रहा है दीदी बस एक बिंदी लगानी है थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए दीदी अपने घर पे बुला लो। फिर वो आते हैं मेरे घर पे, रहते हैं अच्छे से, जिसको लड़का बन के रहना है, लड़की वो उस तरीके से रहता है। अब सोचो ना कैसे है, मतलब मुझे नहीं पसंद और मुझे कोई ये पहना के बिठा दे, मैं तो मर जाऊंगी। 1 घंटे में मुझे चिड़चिड़ाहट होगी, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, झल्लाऊंगी मैं हर के, और वो अपने नापसंद शरीर में जी रहे हैं 24 घंटे बचपन से। तो अब वो बच्चा आ रहा है, अब वो सिग्नल पे गया, उसको कहीं से नौकरी भी नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रहा, अब वो उसके पास चारा बचता है भीख मांगना, बधाई लेना, या फिर प्रोस्टिट्यूशन करना, या चोरी करना, डकैती करना, सारे जो इनके में ये कहा जाता है रात का काम। ये कभी नहीं कहेंगे कि हम गलत काम कर रहे हैं, ये कहते हैं कि दीदी आज रात का काम है, जिसमें प्रोस्टिट्यूशन भी आ सकता है, लूटपाट भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। बड़े बड़े होटल्स के सामने हमने देखा है कि काफी जो ट्रांसजेंडर है वो रेडी होके खड़े हुए मिलते हैं। कई बार हमने देखा है ना कि लेट नाइट अगर हम कहीं आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो हमने देखा हुआ है जगह जगह खड़े हुए मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, गाड़ी रुकवाई जाती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां वाले लोग ही उनको बैठा के लेके जाते हैं। बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी गाड़ियां होंगी वो बैठा करके उनको ले जाएंगे और फिर छोड़ जाएंगे। और वही फिर ट्रैपिंग का केस होता है, उनके एमएमएस बनते हैं, चलता है। अब एमएमएस की बात आ गई, अब रिसेंटली एक केस आया हुआ है, 2-4 दिन से ही काफी हाईली है वो, जिसमें एक इंजीनियर लड़की है, इंजीनियर लड़का है, और वो न्यूड खड़ी हुई है, और एक राजस्थान के ही एरिया में है वो, जो ओल्ड एज को वो अट्रैक्ट कर रही है, प्रॉपर वीडियो बनाई जा रही है। तो ये किस तरीके की मानसिकता, एक तरफ तो हम ये बोल देते हैं कि बच्चे ये पढ़ जाते हैं कि गरीबी ज्यादा है, पैसे कमाने के चक्कर में, शॉर्ट के चक्कर में, वो तो अच्छे खासा कमा रहे हैं, इंजीनियर हैं दोनों का जो है, जो भी है, मैंने इतना स्टडी तो नहीं किया, बट जितना मैंने पढ़ा उतना पता चल रहा है कि दोनों इंजीनियर्स थे और अच्छा खासा पैकेज था उनका। उसके बावजूद भी ये इन कामों में थे और इतनी घिनौनता से उन्होंने वो चीजें बनाई। इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने इस केस को जितना देखा, मुझे कारण उनका यही समझ में आया था कि उनको पैसे कमाने थे। मतलब हमें पैसे तो कमाने हैं, लेकिन कितना कमाना है कि जो हमारा डिजायर है वो कंट्रोल हो जाए, ये नहीं पता। मतलब हम अपने टेम्पटेशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमको करना है। अगेन आप थोड़ा सा माइंडफुलनेस में जाओगे, मेडिटेशन करोगे, योगा, थोड़ा सा इन चीज़ों को अपने लाइफ में आओगे, तो कहीं ना कहीं ठहराव आता है, एक वो फुल स्टॉप लगता है कि यहाँ पे अब रुक जाना है, या इतने से चल जाएगा। और इन दोनों के केस में तो मुझे यहाँ पे कोई मानसिक विकृति नहीं थी, बट डिजायर बहुत हाई था कि और चाहिए, क्योंकि ये फॉरेन में जहाँ से ये आए थे वहां पे हो रहा था, तो इनको यहाँ भी करना था, इनका वो था। वो बाहर की मतलब साइट्स पे फिर बेचा जाता है, पूरा पॉर्न वीडियोस बेची जाती है। आजकल लोगों की फैंटेसी हो गई है वो देखना, फिर उसी तरीके से घर पे वो चीजें मतलब फील करवाना, और फिर वही चीजें डोमेस्टिक का रूप लेती हैं, क्योंकि उनको वही मतलब क्यूरियोसिटी चाहिए होती है चीजों में कि भाई हाँ वैसे ही करो, और फीमेल उस चीज के लिए रेडी नहीं होती है। तो मैम मैं ये चाहूंगी, अब मैं थोड़ा मेंस के बारे में पूछना चाहूंगी। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात ट्रांसजेंडर की, इस तरीके के अलावा भी आजकल मतलब कुछ वर्ड्स हमें सुनने देते हैं, जैसे कॉल गर्ल का तो हम सुनते हैं, कॉल बॉयज का सुनने में आता है कि किटी पार्टीज होती हैं। किटी पार्टीज में स्पेशली जो वुमेन्स की होती हैं, वो विमेन्स जो हैं बुलाती हैं बॉयज को, एक बॉय को बुलाती हैं, लाखों रुपए वो लेके चला जाता है। तो ये किस तरीके का ट्रैप है, और क्या इस तरीके का केस भी आपने कोई टैकल किया है? हाँ, 1-2 केस मैं आपको बताऊंगी, मिलता जुलता है। एक था मेरे पास फुट फेटिश का केस आया था। वो लड़का बहुत छोटी सी जगह से था, यहाँ पढ़ने आया था, DU का स्टूडेंट था। तो ये मतलब मेरे पास ये काउंसलिंग के लिए आया था। फुट फेटिश कि उसको पाँव को लिक करने की आदत थी, पाँव चाटने की, उसको सेक्सुअल प्लेजर मिलता था इससे। तो हुआ ये था कि पैसे नहीं थे,
कश्मीर का था वो। अब वो यहाँ आया, उसने चीज़ें शुरू की कि कहाँ से पैसा आए, क्या है, हाथ पैर मार रहा है, तो उसको समहाउ इस चीज़ का इनकाउंटर हुआ कि औरतें हैं यहाँ पे जो लोनली महसूस करती हैं, उनकी पार्टीज होती हैं लग्जरी, आपको जाना है, जो वो बोलेंगे आप करो, फिर आपको मुँह मांगा मिलता है या एक रेट फिक्स है। बट हाँ, मेल प्रोस्टिट्यूट्स को अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पे भी सैलरी डिफरेंस तो फिर उसकी जो एक क्लाइंट थी वो उससे सिर्फ उसका फूड को, मतलब शी वांट्स कि उसके फूड को वो लिक करे। अब ये इतना एडिक्टेड हो गया है कि अब इसको वो फेटिश का रूप ले चुका है। अब ये परेशान है कि मुझे यहाँ से नहीं, मैं अगर आपको उसका मैसेज दिखाऊंगी ना, आपको लगेगा कि वो ऐसे ऐसे मैसेज मुझे करता था, मतलब मैं फिर परेशान होती थी कि भाई अब रुक जा, शांत हो जा। तो इस तरीके से कि वो मैं नहीं बोल सकती, वो मैं आपको दिखाऊंगी आफ्टर शूट। तो एक तो ये था फूड फेटिश का कि और ये साउथ दिल्ली की मैं बात बता रही हूँ, अच्छे खासे पॉश इलाका जिसको माना जाता है, वहाँ पे बहुत सारे मेल्स जाते हैं। अब इसी में एक वो है शेक्सपियर करके, अपने आप को एक्टर बताता है, पता नहीं कौन बेवकूफ़ गधा इंसान है, वो आजकल प्रमोट कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, वो अडल्ट मूवीज़ बनाता है, वो जिगोलो ही है या गिगलू जो भी बोलते हैं, मतलब मेल प्रोस्टिट्यूट है, और वो इतना ग्लोरीफाई कर रहा है चीज़ों को। और अच्छे अच्छे मैम पॉडकास्ट वाले, ये जो रियल हिट वगैरह हैं, वो उसको बुला रहे हैं और उससे बातें कर रहे हैं। अब देखना, मैं शेयर भी करूँगी लिंक। क्यों हम इन चीज़ों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? आप मतलब बच्चों को ये बता रहे हो कि ये भी एक रास्ता है, रास्ता है पैसे कमाने का, पैसे कमाओ तुम। और वो बहुत प्राउडली बताता है इन चीज़ों को। एक तो ये इशू है। मेरे पास शुगर डैडी और शुगर, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। एक बच्ची आई काउंसलिंग के लिए आई थी, क्योंकि अब वो शुगर डैडी के ट्रैप में है कि पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है। क्या हो गया, वो खुद ही बोलती थी कि एक टाइम पे उसको जब सेशन होता था तो एक टाइम पे उसको बहुत अच्छा लगता था, वो अपने काम को जस्टिफाई कर रही है कि क्या हो गया, अच्छा ही तो है, आई एम गेटिंग दिस। वो आती थी मुझे, मैम सी आई गॉट दिस इयररिंग्स, दिस इज फ्रॉम दिस ब्रांड, ये वो करके मुझे दिलाया, अच्छे से बता रही है। नेक्स्ट मोमेंट उसको गिल्ट हो रहा है कि मुझे दिक्कत होती है अपनी माँ की आंखों में देखने में। होगी, बिल्कुल होगी। मैं तो सारे बच्चों को कह रही हूँ, कुछ नहीं होता, शुगर डैडी शुगर मम्मी ये सब प्लीज मत देखो, इन चीज़ों के चक्कर में ही मत पड़ो, गंद है ये और कुछ नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से या कुछ नहीं, भाई वेस्ट में भी हो रहा है तो गलत है, ये होना ही नहीं चाहिए। जो हो रहा है गलत ही है, जो गलत है, जो आपके शरीर को नोच नोच के खा रहे हो तो वहाँ उसमें मतलब ठीक क्या ही है। 16 साल की रही होगी, मतलब वो बच्ची ही है, मतलब शी इज नॉट इवन 18। और वो लड़का जो उसका शुगर डैडी था, ही वाज अराउंड 50 और समथिंग। तुम क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? आजकल के लोगों की मैम फैंटेसी इतनी बढ़ चुकी है, डिजायर इतने बढ़ चुके हैं। पैसे को तो लेकर के चलो, हम एक मान लो कि पैसे को लेकर के, सेक्स को लेकर के लोगों के डिजायर्स बढ़ चुके हैं। अलग अलग तरीके का उनको सेक्स चाहिए होता है। अब रिसेंटली मेरा कुछ टाइम पहले एक पॉडकास्ट हुआ था, हमारे पास एक HR आई थी, तो उन्होंने बताया कि उनकी कोई फ्रेंड थी और फ्रेंड के जो बॉयफ्रेंड थे उसकी फैंटेसी थी कि मुझे थ्रीसम करना है, और थ्रीसम में या तो लड़की को बुला लो या लड़के को बुला लो। अब आप देख रहे हो कि किस तरीके की डिजायर्स उनकी, किस तरीके की फैंटेसी है। उन्होंने मुझे बताया कि दीदी मैंने अपनी फ्रेंड्स को, मतलब जो उसकी फ्रेंड थी, मैंने बोला, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई कि आप जा कर के एक बेड पे 3 लोग, और बुलाने वाला कौन था? मैंने कहा फिर लड़की को बुलाया गया या लड़के को बुलाया गया? तो कह रही लड़की को बुलाया गया। उससे पूछा गया कि आपको गिल्ट महसूस नहीं आया कि जो आपके साथ कपल में है, आप जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, सारा भरोसा कर रहे हो, वो आपके सामने ही आपके साथ भी है, एक और लेडी के साथ भी है। तो कह रही है उसकी फैंटेसी थी यार, मुझे पूरा करना था। इस तरीके के डिजायर्स हैं जो लोगों के मन में, मतलब पूरा करने की इच्छा पली बड़ी रहती है। इस तरीके की मानसिकता आजकल लोगों की बन चुकी है। दूसरा, अब इन्हीं चीज़ों को लेकर मैं पूछूंगी कि क्या सोशल मीडिया इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है? बिल्कुल दे रही है। सोशल मीडिया, पॉर्न, पहले आपको पॉर्न के लिए पॉर्न हब या साइट्स पे जाना पड़ता था, अब आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाता है।
या जो OTTs हैं उस पे मिल जाता है। इतना अच्छा खासा तो मिल जाता है कि आपका दिमाग खराब हो जाए, दिमाग खराब हो जाए, आप एक लेवल पे पहुंच जाओ सेक्स हाँ, करने के हाँ। लिए। और शायद मैम जहाँ तक मुझे पता है कि पहले के टाइम में जो पॉर्न साइट्स थी, जो हमारा टाइम था, पता ये चलता था कि उस पे अलग अलग तरीके की रिस्ट्रिक्शंस लगी रहती थी, वो ऐसे ओपन नहीं होती थी। आजकल तो छोटा बच्चा भी ओपन कर लेता है, कोई कुछ भी नहीं तो कर आपको लेता है। यूट्यूब पे ही सॉफ्ट पॉर्न मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। अभी एक केस शायद चाइल्ड को लेकर के ही है, मे बी आपको पता है नहीं पता है, मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। कोरोना के टाइम का ये केस है। अच्छा। उसमें क्या था कि जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, तो उसी टाइम पे वो केस आया था। उस केस में मैम क्या था कि 5-6 बच्चे थे, आसपास के बच्चे थे। तो ऑनलाइन क्लासेस में हम फ़ोन यूज़ करना होता है बच्चों को, अच्छा। या तो लैपटॉप में लो या फ़ोन में लो। तो उसमें क्या हुआ कि 6-7 स्टैंडर्ड के बच्चे इकट्ठे, मतलब जैसे कि आस पड़ोस में बात हुई, उनकी मदर्स ने बोला कि हम घर पे जो है गूगल टीवी है, हम वहाँ पे लगा देंगे, फ़ोन से अच्छा है वो चारों पांचों एक क्लास में है तो आराम से बैठ के देख ले। उनमें 5-6 लड़के थे और सिर्फ एक लड़की थी। उन्होंने क्या किया, जब ब्रेक का टाइम आया, लंच या ब्रेक का टाइम आया, तब यही कोई जो ये पोर्न साइट्स की कुछ लिंक्स थे नीचे, वो बच्चे से क्लिक हो गई। एक लड़के ने वो पूरी पोर्न देखी। उसके माइंड में क्या हुआ, ये क्या कर रहे हैं, मैं करके देखूंगा। उसने वही पोर्न उस लड़की को दिखाई जो उसकी क्लासमेट थी। दोनों ने देख ली, दोनों ने डिसाइड किया अब तो ये करेंगे। उन बच्चों ने किया, उसके साथ साथ उन बच्चों ने जो 3-4 क्लासमेट्स थे उनको दिखाया। वो एक लड़की और वो 5-6 लड़के, वो उसमें मतलब क्लास लेने के बाद ये सब होता उनका। धीरे धीरे बच्ची बीमार पड़ने लगी। जब उसकी मेडिकल कंडीशन सामने आई, तब हमने देखा कि ये चीजें चल रही है। अब यहाँ पे हम गलती किसकी ठहराएं? पहली बात की लिंक आया कहाँ से फ़ोन में? जो भी अभिभावक हैं, गार्डियंस हैं, अगर आप देख ही रहे हो तो ठीक है भाई, हटा दो ना, क्लोज करके रखो उसको बिल्कुल, कि नहीं हो पाए। बिल्कुल इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि जो यहाँ पे आप देखो ना कि पोर्न साइट्स तो हमारे यहाँ बैन है, फिर पोर्न साइट चल कैसे जाते हैं? बात तो वही उठ रहा है। ये सोशल मीडिया मतलब कितनी गंदगी फैला रहा है। ये बैन है, इस पे गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से बैन लगा रखा है, उसके बावजूद भी आप फ्रीली आपके फ़ोन में वो चल जाएंगी, फ्रीली आपके फ़ोन में आ जाएंगी। साइबर क्राइम इतना बढ़ चुका है, हर जगह ये चीज़ें हो रही हैं। अब मैं आपके तजुर्बे से चाहूँगी कि हम किस तरीके की काउंसलिंग अपने बच्चों की करें। थोड़ा सा आइडिया, जो हमारे माता पिता, हमारे पेरेंट्स हैं, या फिर जो बीइंग अ टीचर मैं भी पूछना चाहूंगी कि किस तरीके से और किस उम्र में क्या हमें सेक्स एजुकेशन बच्चों को देना चाहिए? बिल्कुल। और किस तरीके से हमें आगे बढ़ती हुई उम्र में हमें किस तरीके से अपने बच्चों की थोड़ी सी टिप्स मैं चाहूंगी कि आप दो हमारे पेरेंट्स। मैं खुद भी स्कूल्स वगैरह में सेक्सुअलिटी एजुकेशन पे बात करती हूँ, कॉलेजेस में जाके बात करती हूँ। सो करना ये है कि घर में पेरेंट्स, पहले बात तो आप सेक्स को लेके सहज हुई, क्योंकि सेक्स का मतलब लिंग होता है और लिंग 2 ही हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो वो बोलने में मत घबराओ आप, ठीक है? जो आप घबरा रहे हो दैट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो डिफरेंट चीज़ है। तो फर्स्टली घर में एक वो बनाओ माहौल कि बच्चा फर्स्टली आपसे सब कुछ शेयर करे, उससे आप बात करिए, उसको सेक्सुअलिटी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप ये नहीं सिखाते हो। अब मैं अगर एक 4 साल के बच्चे को या 5 साल के बच्चे को सेक्सुअलिटी एजुकेशन दूंगी, तो मैं उसको इंटरकोर्स सिखा के क्या करूँगी, या उस बारे में बता के क्या करूँगी? लेकिन मैं वहाँ पे उसको गुड टच बैड टच से शुरू करूँगी, धीरे धीरे शरीर के बारे में बताऊँगी कि अब आप 6 साल के हो गए, 10 साल में आपके शरीर में ये चेंजेस आएंगे, या अगर आप लड़के हो तो आपके जेंडर रोल्स क्या हैं, आप लड़की हो तो आपकी जेंडर रोल्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, बॉडी का जो आपका जेंडर एक्सप्रेशन है वो कैसा होना चाहिए, हम तो ये बताएंगे ना। तो बीइंग अ टीचर भी हम ये खुल के बात करें। पहली बात, खुद को सहज करना चाहिए। ज़रूरी है कि हम कुछ गलत नहीं सिखा रहे हैं। जब तक हम अपने अंदर से ये झिझक नहीं निकालेंगे, हम बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। अगर अभी आज हम शूट कर रहे हैं और कल है 28 मई और कल है इंटरनेशनल मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे,
ठीक है, हम सबका हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस है बीइंग अ गर्ल फर्स्ट पीरियड से, कि डर गए थे क्या हो गया। लाइक मुझे ही लगा था कि शायद मुझे कैंसर हो गया, क्योंकि उस वक्त मेरे फैमिली में किसी को हुआ था एंड आई सॉ हर ब्लीडिंग। तो मुझे लगा कि अब मुझे कैंसर हो गया, मैं भी मरने वाली हूँ उनकी तरह। लेकिन क्या अगर मेरी मम्मी ने मुझे बता दिया होता, या मेरी नानी ने, दादी ने मुझे बता दिया होता कि अब तुम 10-11 साल की हो रही हो या 12 साल की, तो ये बॉडीली चेंजेस आएंगे, तुमको पीरियड्स नामक भी एक चीज़ होती है, यूट्रस है वहाँ से, तो मैं फिर सहज रहती ना। ये जो मेंटल ट्रॉमा हुआ कि कैंसर हो गया, मरने वाली हूँ, एंड जब फर्स्ट टाइम होता है तो ब्लीडिंग भी ऑलमोस्ट 20-25 दिन चलती है। तो वो 20-25 दिन का ट्रॉमा तो नहीं रहता ना मेरे दिमाग में, और ये चीज़ होता है बच्चों में। यहीं पे कई बार क्या होता है कि जैसे क्लासमेट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, मतलब लड़कियों को तो चलो आज के टाइम में फिर भी गुड टच बैड टच पीरियड्स के रिगार्डिंग बात की जाती है। हमारे स्कूलिंग में भी जैसे हम लोग हैं या स्पेशली बुलाए जाते हैं, एनजीओ से बुलाए जाते हैं, उनको गुड टच बैड टच पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो अभी क्या है कि होता क्या है मैम, लड़कियों को अलग ले जा करके हम पीरियड्स के बारे में बताते हैं। वहां पे जो बच्चे, जो लड़के रह गए क्लास में, क्यूरियोसिटी बढ़ गई, उनके मन में क्यूरियोसिटी क्या आती है, और इसका रीजन ये है कि मेरा खुद का बच्चा, मेरे खुद के बेटा बेटी हैं, उन्होंने मतलब उनके साथ ये हुआ, इसलिए मैं आपसे वो डिस्कस कर रही हूँ। वो क्या हुआ मैम कि उन्होंने मतलब बेटी को ले जाया गया, बताया गया जो नेचुरली प्रोसेस है स्कूलों में बताया जा रहा है। अब बेटा रो जाए और बेटी से पूछे, बहन से पूछे कि तुझे क्यों ले जाया गया था, क्या बताया तुझे अलग ले जा करके, ठीक है। उसको अब उसको झिझक के उसको ये बोलना कि भाई भाई है या पापा है, उसके सामने नहीं बोलना है, ठीक है। 3 या 4 दिन हो गए, बच्चे अब बड़ा परेशान और वो बोले जा रहा। तो ये सारी चीजें अब हम आफ्टर डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट ये। तो मैंने उसको मतलब मैंने पूछा बेटा की बात क्या, तो उन्होंने बोला मम्मा वंशिका को, जो मेरी बेटी है, उसको ले जाया जा रहा है और उनको ये बातें बताई जा रही हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता मम्मा क्या बताया जा रहा है, बट उसको अलग लेके जाया जा रहा है। अब उससे पूछो ना क्या काम है। अब बच्चा है, उसको नहीं पता कि क्या बताया जा रहा है, बट उसके माइंड में तो आ गया कि अलग क्यों लेके जा रहे हैं रोज के एक पीरियड को लेकर के। मैंने वंशिका को बोला, मैंने कहा बेटा क्या बात है, बोली मम्मा भाई को थोड़ी ना बताऊंगी। मैंने कहा क्यों नहीं बता सकते, भाई आपका बता सकते हो। मैंने कहा मैं बताती हूँ। मैंने दोनों बहन भाइयों को बिठाया, मैंने उनको बताया। अब वो पूरे तरीके से अंडरस्टूड है उसको लेकर के, नॉर्मल है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब बल्कि ये बोलता है कि तुझे कोई परेशानी है तो फटाक से मुझे बता दियो, मैं हूँ क्लास में, कभी तू घबरा जाए। तो उसका बॉन्ड बढ़ाई उस चीज को लेकर के। और हमारे समाज में क्या होता है ना कि जैसे खासकर हमारे राजस्थान, यूपी, हरियाणा, इन जैसे स्टेट्स में पीरियड्स के टाइम में लड़कियों को अनटचेबल माना जाता है। उनको किचन में नहीं घुसने दिया जाता, पूजा पाठ मत करो, अपशगुन हो जाएगा, ये सारी चीजें चलती हैं। जहाँ पे पापा दादा बैठते हैं वहाँ मत जाओ, उनके बिस्तर पे मत बैठो, बिस्तर पे मत बैठो, आपके कपड़े पे दाग भी लग गया तो बहुत बड़ी बात होगी। और ये सब कुछ है, ये समाज में इतना गहनता से चल रहा है। अब यहाँ पे पेरेंटिंग को लेकर के हमने बात की, ये सारी जो चीजें हैं इनमें माँ का कितना बड़ा रोल है, माँ को किस तरीके से अपनी चीजों को, बच्चों को, इन चीजों को सिक्योर करना चाहिए। सिर्फ माँ का रोल नहीं है, दोनों का है। क्योंकि हम गलती यहीं पे करते हैं कि अनविलिंगली बच्चा का जो सारा कुछ है, सोशलाइजेशन जो है, उसका समाजीकरण हम माँ पे डाल देते हैं। बट ये दोनों का दायित्व है, 50-50 उठाइए। जब आप सेक्सुअलिटी एजुकेशन दे रहे हैं बच्चे को, दोनों बैठिए साथ में, बताइए बच्चा नॉर्मल शरीर है, ये चेंजेस होते हैं, ऐसा होता है, जो उसकी एज है और आपको लग रहा है कि अब नेक्स्ट एज में इसका फेज जो आने वाला है उसमें ये होने वाला है, आप उसको बताओ इस तरीके से। और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। फिर लग रहा है एक एज के बाद कि बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसको अट्रैक्शंस के बारे में बताना है, तो चलो वहाँ पे पिता बता दे, बच्ची को माँ बता दे, स्कूल में टीचर्स को बताना चाहिए। तो इस तरीके से हम किसी एक जेंडर पे ना डालें कि माँ को ही दायित्व निभाना है, दोनों बांट के, दोनों स्पेशल। अब देखिए बच्चे को हम जब बता रहे हैं अट्रैक्शन के बारे में, तो शायद एक पिता ज़्यादा बेहतर समझा पाएगा कि बच्चा, जब मैं भी कॉलेज में था या मैं भी था आपकी एज में 12th में, तो मुझे भी अच्छी लगती थी हर लड़की, टीचर पे क्रश होता था। अब बताओगे फिर उसको, जब ये होगा ना, फिर उसको घबराहट नहीं होगी, चोर वाली फीलिंग या गलती वाली, गिल्ट वाली नहीं आएगी, या वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा गलत कदम ना उठा दे अट्रैक्शंस में, या जो उसका रोमांटिक, क्योंकि वो तो हो रहा है, हम सबको हुआ था, हमारे पेरेंट्स को हुआ था। अब ये अगर मैंने अपने बच्चे को बता दिया कि तुमको अब हो सकता है तुम्हारी टीचर अच्छी लगे, हो सकता है तुमको कोई भी अच्छा लग सकता है,
तो बच्चे को फिर नॉर्मल लगेगा और फिर वो उसको कंट्रोल कर लेगा, नहीं होगा उसको। और ये होता है एक्चुअल में कि जब बच्चे को हम बताते हैं तो बच्चा नॉर्मल हो जाता है कि ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा मैम, एक केस और है, अब मैं इसमें जानना चाहूंगी कि इसमें हमारे क्या फैक्ट निकल के आते हैं। जैसे एक हमारे पास रिसेंटली केस आया था, जो बच्चा है वो 10th क्लास में है और जो बच्ची है वो 8th क्लास में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लड़की और लड़का खूब बात कर रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूं मैं, इस तरीके की बातें उन्होंने कर रखी है जो शायद हम लोग तो कभी करते भी नहीं हैं। ये बातें हो रही हैं, तो चैट्स पढ़ी गई और हम तो सारी बातें हुई। जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया तो बच्ची की लैंग्वेज क्या थी, क्या हुआ, बात ही तो की है, सीधा उसका आंसर था क्या हुआ, बात ही तो की है। और वो जो चैट्स थी, उन चैट्स को मैं बता रही हूँ कि हम ऑन कैमरा बता भी नहीं सकते, वो इतनी गंदी गंदी बातें उन्होंने करी हुई थी। और गंदी बातें इन द सेंस हम यहाँ पे इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे लिए वो गंदगी, वो एज एप्रोप्रिएट नहीं। हाँ, इसलिए गंदी बातें बोल रही हूँ मैं। वहां पे उस बच्ची का आंसर ये था कि बात ही तो की है, करा क्या है, बात ही तो की है। अब यहाँ हम एक तरफा बोल देते हैं कि बच्ची को प्यार नहीं दिया गया या फिर बच्ची ज्यादा रोक के रखी हुई है। उन बच्ची के पेरेंट्स काफी ठीक हैं, अच्छे हैं और ये सारी चीजें। तो यहाँ पे फैक्ट क्या निकाला जाए, क्योंकि उसका पेरेंटिंग की तरफ से कोई कमी नहीं है और बाकी आसपास का एरिया भी काफी अच्छा है, ठीक है, समझदार है, उसके बावजूद बच्ची इस काम में चली गई है। नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर किसी को बहुत ज्यादा सख्ती में रखा गया है तो वही ऐसा। मुझे भी बहुत सख्ती में रखा गया, आपके घर में भी हम श्योर रहा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं, है ना। अपना दिमाग लगाया हमने कि नहीं जरूरी क्या है, करियर है या ये चीजें हैं, कुछ ना कुछ दिमाग लगाया। यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये है कि एक तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है पेरेंट और बच्चे के बीच में, कि खुल के बात नहीं करी इन चीज़ों में। अगेन वही बात आती है कि अगर आप उसको बता दोगे उसके शरीर के बारे में होने वाले अट्रैक्शंस और हार्मोन्स के बारे में, तो वो बच्चा नॉर्मल होगा। बट क्योंकि हम नहीं बता रहे हैं, और ये जो आप बता रहे हो ना, ये मैंने और भी स्कूल्स में देखा है कि एक पीयर प्रेशर होता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, अरे ऐसे कैसे, यू आर सो अनकूल। मैंने देखा है, आपको भी मेट्रो में ट्रैवल करो, आप अक्सर ये चीज़ें सुनने को आपको मिल जाएंगी कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं, तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, यू आर नॉट इन इंस्टाग्राम। मेरे पास एक केस आया था बच्ची का जिसमें कि उसके पेरेंट्स उसको मना करते थे इंस्टा वगैरह चलाने के लिए। तो वो बच्ची बहुत रोती थी मेरे पास कि मैम मैं तो बिल्कुल बैकवर्ड हो गई हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स के इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है, मैं ही नहीं हूँ। अब सोचो कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं होने से उसको लग रहा है कि वो बैकवर्ड है, और ये महसूस कराने वाले कौन, उसके पीयर्स हैं। तो यहाँ पे एक वो पीयर प्रेशर का भी बहुत बड़ा आता है। तो वही चीज़ है कि अगर बच्चा हमसे खुला हुआ है घर में, कि वो मुझे आगे बता रहा है कि उसके फ्रेंड सर्कल में भी क्या हो रहा है, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि इसका जो पीयर ग्रुप है वो कैसा है, इसको क्या स्टेप उठा सकता है आने वाले टाइम में, तो हमें उस तरीके से अवेयरनेस हो जाएगी। तो स्वाति मैम, अभी हमने बहुत सारी बातें हैं जो आपसे जाने, बीइंग अ काउंसलर आपने हमें बताई, अच्छे से गाइड की। अब मैं मतलब हमारे समाज में बहुत बड़ा तबका है जो बोला जाता है कि जो महिलाएं हैं हमारी, वो अत्याचार का शिकार हो रही हैं, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन में हो, चाहे वो घर के अहिंसा में हो, किसी भी मामले में हो। पर आज के समाज में हमारा जो रेशो है वो लगातार पुरुषों का बढ़ता जा रहा है। अब वो पुरुषों का बढ़ता जा रहा है, जिसमें अतुल का केस है, अतुल के केस के बाद 2-3 केस हो रहे हैं, उसके बाद जो रिसेंटली अभी फिलहाल केस गया ड्रम वाला जो केस है। तो ऐसे केसेस में जो साइकोलॉजी अगर हम देखें तो महिलाओं की जो बढ़ती जा रही है, जिसमें उसके बाद उसकी कुछ रील्स भी वायरल हुई हैं जिसमें वो नशा कर रही है और अपने जो उसका जो पेयर है उसके साथ, बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, नशा कर रही है, गिर रही है। तो ये किधर जा रहा है, जिसमें उसकी एक बच्ची है, ये मानसिकता किधर जा रही है? और ये महिलाओं का ये बढ़ता हुआ जो ये रूप है, ये निकल करके आ रहा है, जो हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में हमें कभी देखने को नहीं मिला। तो ये किस तरफ जा रही है ये चीजें, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, सो इसमें एक ये चीज़ है मैम कि औरतों को बहुत सालों से एक वो प्रताड़ित किया गया है, और उसी का नतीजा था कि ये कानून बने, फीमेल सेंट्रिक जो हमारे लॉज बने। यही कारण था कि नीड थी उस टाइम पे, तो नीड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई होती है, तो वो बने। अब ये है कि कोई चीज़ बनेगी, उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों होगा, सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होगा। तो अब दुरुपयोग हो रहा है। और अगर हम ड्रम वाले केस को स्पेसिफिकली देखें तो अब अगर कोई नशा ही कर रहा है
तो उस पे हम वैसे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते, वो किसी का नहीं है, फिर ना वो अपने घर वालों का है, ना वो खुद का ही नहीं है, वो किसी और का क्या होगा। और दूसरी चीज़ है कि अभी बहुत ये रेशियो तो कम है, बट वही है कि हमने इतना प्रताड़ित कर दिया है ना कि अब उसके आड़ में खेलने की आदत हो गई है, उसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। अब जैसे कि आप किसी को बहुत ज़्यादा विक्टिम बना दोगे तो एक टाइम के बाद आ जाता है ना कि अब हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अपने विक्टिम कार्ड खेल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो रहा है। बहुत सारे केसेस हैं जिस पे हमारा अतुल सुभाष के, अतुल तो बहुत हाईलाइट हो गया। आप मैं तो बहुत सारे, एक केविन करके हैं मेरे उनकी सिस्टर मुझसे कनेक्टेड हैं, NGO के थ्रू ही वो कनेक्ट हुई थी। उन्होंने बताया जब मैं काम कर रही थी कि उनके भाई को, क्योंकि उनकी साउथ के हैं, वो साउथ में केरल वगैरह के कहीं के, तो उनकी जो वाइफ थी केविन की, उनका कोई पुलिस बैकग्राउंड भी रहा है, मायके में चाचा वगैरह उनके थे। तो इतना प्रताड़ित किया उनको कि वो लड़का लाइव वीडियो बना के वो ट्रेन पे उसने सुसाइड किया है। और वो वीडियो मतलब है लिटरली कि बॉडी इधर, धड़ इधर, सर इधर, बहुत ही मतलब वो देखने लायक नहीं है वीडियो, ऐसा था। तो वो केस है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। वो इंसान तो चला गया, उसकी बहन आज भी आवाज़ उठा रही है, लड़ रही है, कर रही है। उसके अलावा अगर हम हाईलाइटेड केसेस के बाद, शिखर धवन का केस, मोहम्मद शामी का केस था ना, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। हम तो अलग ही लेवल में चलते रहते हैं ना, हम वहाँ पे भी तो हम अपनी आवाज़ उठा सकते थे। वो तो शायद शिखर धवन का सोशल सर्कल इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने सुसाइड नहीं किया, नहीं तो टॉर्चर तो उसको भी किया गया था, उतना ही किया गया था। तो वही है कि आपने इतना किया है कि अब चलिए, अब उसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, बट वही है कि अब दुरुपयोग ही हो रहा है। अगेन वही लस्ट डिजायर्स की बात है जो एलिमनी पे भी आती है। डिजायर्स आ गई, एलिमनी आ गई। इसके अलावा भी मतलब कि जैसे कि हमने पॉडकास्ट में डिस्कस किया कि पेरेंट्स खुद बच्चों को बेच रहे हैं पैसों के लिए, शादियों के लिए। अपना हरियाणा, राजस्थान और यूपी का आधा कॉन्सेप्ट तो यही हो गया। वो रेशो जो है, सेक्स रेशो अभी भी है जो लेवल पे नहीं है। डेटा हमारा अलग होता है, दिखाया लग जाता है, हमें पता है ग्राउंड पे क्या रियलिटी है। तो वो है। अब उसमें क्या होता है कि घरों में शादियां नहीं हो रही है, शादियों के लिए दूर दराज से लड़कियां लेके आया जा रहा है। अच्छा, वो प्रॉपर ट्रैप से आती हैं, वो उनकी ट्रैपिंग होती है, शादी कर लेती हैं। अभी रिसेंटली एक केस भी आया था कि 2 दिन के अंदर 25 मैरिजेस उस फीमेल ने की थी। मुझे उस फीमेल का नाम याद नहीं है, ऐसे केस आया था तो मैंने रीड आउट किया था। उसने 25 शादियां की 2 दिन के अंदर। अच्छा, हाँ, और वो लूट लेती थी। हाँ, लूट लेती थी, समझ गए आप शायद। और वो फिर पकड़ी गई हैं, तो उससे बात हुई तो कह रही है ये तो हमारा धंधा था, ट्रैप करते हैं हम। जाती हैं, एक रात रुकती हैं और अगले दिन केस डाल देती हैं, और मतलब केस डाल देती हैं, ऐसी हरकत कर देती है कि मजबूरन पैसे देने पड़ जाते हैं। तो ये इस तरीके के ट्रैप्स निकल के आ रहे हैं, सामने लेकर के आ रहे हैं। लोगों को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि आपसे पैसा मांगा जा रहा है या एलिमनी, तो थोड़ा समझे ना। क्योंकि मैंने जो केसेस देखे हैं ना मैम, कि जहाँ पे औरत को सच में तलाक चाहिए या अलग होना है, वो पैसे भी नहीं मांगती, कहती नहीं चाहिए मुझे एलिमनी, तुमसे बस छुटकारा चाहिए। देखा है मैंने लिटरली। फिर उसको जबरन दिलाया जाता है एलिमनी कि भाई नहीं है, पढ़ी लिखी चीजें नहीं है, मायके वाले तो रखते नहीं है, ये भी एक सच्चाई है शादी के बाद। तो उसका चाहिए तो कुछ तो गुजारा भत्ता, तो इधर से वकील लड़के दिलवाते हैं। नहीं तो जिस केस में नहीं होता है चीजें, ट्रैप वाली नहीं होती, वहां तो महिला बेग करती है कि छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम जाओ बस, ऐसा होता है। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है। अब हम बात करेंगे न्यायिक व्यवस्था की। जी। हमने देखा है कि जो वाकई में ही प्रताड़ित हैं, चाहे वो पुरुष पक्ष से हो, चाहे वो महिला पक्ष से हो, दोनों ही पक्षों में हमने देखने को क्या मिला है कि केस होते हैं। जी। साल दर साल डेट पे डेट चलती रहती है। और कुछ ऐसे भी हमें केस देखने को मिलते हैं कि वो केस ही वापस ले लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? चाहे वो मतलब किसी तरीके का केस हो, डोमेस्टिक हो या प्रोस्टिट्यूशन का हो या बेचने का हो या दहेज का हो। इसमें ये होता है ना कि लोग, एक तो वही है, अवेयरनेस नहीं है तो लोग डरते हैं। पहली बात तो पुलिस प्रशासन के नाम से ही। अगर एक केस आया था मेरे पास कि
उसमें ये हुआ था कि पुलिस खुद ही समझा रही है कि कर लो मीडिएशन, जाने दो, पति ही तो है, मार रहा है तो क्या हुआ, अब तुम कोर्ट जाओगी, तुम्हारे पास है इतने पैसे, तुम डेट्स पे आ पाओगी, तुम कचहरी जा पाओगी, ये कर पाओगी, जज साहब ये पूछेंगे। इतना डरा दिया जाता है कि एक आम इंसान, चाहे वो गरीब हो या कोई भी, क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं क्या, मेरे लिए क्या कानून है, उसको मेरा हक क्या है, मेरे क्या कानूनन हक है, अधिकार है, पता ही नहीं है। तो वो स्ट्रैप में आता है, उसको लगता है हाँ सही बात है, सरकारी काम में तो चप्पल घिसी जाते हैं, चलो बैक ऑफ कर जाते हैं, बनाया जाता हाँ, है। तो फिर लगता है बैक ऑफ कर जाओ, वहाँ पे खत्म करो। अभी जैसे मैम पुलिस की बात चल रही है, तो एक मतलब कि ऐसे ही जानकारी में हमारे बात हुई थी, वो पुलिस में ही है, इवन दिल्ली पुलिस में ही है, तो उन्होंने एक केस बताया था। वो क्या केस था कि जैसे कि मैं इसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछना चाहूँगी कि जो हमारे केसेस आते हैं, क्योंकि आप जो हमारे विक्टिम होते हैं उनके आप काउंसलिंग करते हैं, तो जो उन्होंने क्राइम किया होता है उसमें वो जेन्युइनली ही मतलब गुनहगार होते हैं, या हमारे कुछ रेशियोज होती हैं कि 20% बेगुनाह फंस जाते हैं या 80% फंस जाते हैं, 20 छूट जाते हैं पैसे दे करके। अब जैसे एक केस था, मतलब जो हमारे नोइंग है उन्होंने बताया, जो लड़का है वो जोमेटो वगैरह में काम करता था, नई नई शादी हुई थी और गांव से यहाँ लेकर के आया था, एक कमरे में ही मतलब बेड था और खाना वाना वहीं बनाते थे। तो पत्नी ने बोला कि मुझे घूमने जाना है कल। पति ने बोला कि भाई मैं घूमने लेके चलूंगा टाइम के हिसाब से, पर अगर मैं कल चला तो मैं क्या ही कमाऊंगा नहीं तो घर पे पैसा कैसे आएगा। तो जैसे ही वो आया तब तक तो फांसी खा चुकी होती है, बाकायदा लेटर लिख करके। अब वो जो हमारे नोइंग है उन्होंने बताया कि अब मतलब मेरे को उस लड़के पे इतना तरस आ रहा कि अब इसकी जिंदगी बर्बाद होगी सिर्फ इसके एक दिन के घूमने के चक्कर में। तो अब वो उसको तो लग गया ना सुसाइड में, वो तो करके चली गई, अब वो क्या बच पाएगा या उसके ऊपर केस लग जाएगा? डिपेंड करता है कि लेटर में लिखा क्या है। अगर ये कारण होगा घूमने वाला तो फिर बिल्कुल बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, कानूनन है। अब जो BNS जो हमारा बदला है ना IPC को, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें बहुत चीज़ें हैं। मतलब ये अब नहीं कहूँगी मैं कि पुरुषों के लिए कानून नहीं, अब उनके लिए भी है। एक समझदार, एक स्मार्ट वकील हुआ तो उनको अच्छे से बचा के ले जाएगा वहाँ से, अगर वो बेगुनाह है तो। बट वही है कि प्रॉब्लम ये है कि ये जो DV वगैरह के केसेस होते हैं ना, इसमें तुरंत रिमांड में लिया जाता है कि अगर सच में हो रहा है तो वहाँ पे लड़की की सेफ्टी ज़रूरी है, बस यही कारण था। बट ऐसा नहीं है कि अब अगर लड़के ने कुछ नहीं किया है तो वो छोटी छोटी चीज़ों पे नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, क्यों नहीं, उसके पास एविडेंस। आजकल जो भाई हैं, बहन बोल रही हूँ, जो भाई है वो बड़े डरे हुए हैं आजकल समाज से, महिला प्रधान समाज से वो इतना डर चुके हैं कि भाई अब महिलाएं हम पे इस तरीके के अत्याचार करने पे उतारू हो जाती हैं। हालांकि वो एक मिथ है, फैला जा रहा है कहीं ना कहीं पे, वो कुछ ही रेशो है जहाँ पे बहुत छोटा, बहुत कमी हो रहा है। अदरवाइज ये है कि वुमेन्स तो शिकार हो ही रही है, महिलाएं तो हम और आप बात कर रहे हैं उस वक्त भी किसी ना किसी के साथ रेप, ईव टीजिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सबके साथ कहीं ना कहीं पे इस तरीके के हो रहा है, कहीं पे मेंटल हो रहा है। वही आपने बताया कि भाई टॉर्चर सिर्फ ये नहीं है कि थप्पड़ मार दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, और भी तरीके की जो मेंटल्स हैं, टॉन्ट करना बात में कि तो ऐसी है तो ऐसी है, सारी चीजें आ जाती हैं। अगर कोई गरीब परिवार से आ जाती है तो उसको अलग तरीके से टॉन्ट करते हैं, मायके वाले को लेके टॉन्ट किया जाता है। उनका मतलब खुद में गलती होती है और वो चीजें होकर के मायके वालों को साथ इन्वॉल्व करके वहां पे फिर औरत चुप हो जाती है अपने माँ बाप के लिए, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये समाज में चल रहा है ये मतलब बहुत बड़े लेवल स्तर पे चल रहा है। तो स्वाति जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें मिली। मैं चाहूँगी कि आप मेरे दर्शकों को अपनी तरफ से एक राय, एक संदेश जो दें, एक यंगस्टर्स के लिए, या फिर आपकी नज़र में एक ऐसा मैसेज हो जिससे उनको लगे कि हाँ, हमें ये चीज़ अपने जीवन में उतारनी चाहिए। जी बिल्कुल। जितना भी हमने डिस्कशन किया ज्योति जी, उसका क्रक्स ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारा डिज़ायर है वही बहुत बड़ा एक कारण बन चुका है इन चीज़ों का। तो फर्स्टली यही कहूँगी कि मैं थोड़ा सा, आप सोशल मीडिया वगैरह पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने लिए जो सही गलत है ना, उसका एक
बकेट लिस्ट तैयार रखो कि मेरे लिए मैं जो देख रहा हूँ क्या ये मेरे लिए सही है ना। सामने वाले के लिए है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी होगा। तो अपना एक लिस्ट रखो और अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करो। समझो कि कुछ नहीं होता ये सब, घर गाड़ी सब आ जाता है एक टाइम पे, और जब आप मेहनत करके अच्छे से खून पसीने से कमा के लेते हो उसका मज़ा बहुत अलग होता है इन शॉर्टकट से। यंगस्टर्स के लिए है ये। अपने शरीर को जानो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो जो आपको जेंडर के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में बताती है, इन सब चीज़ों के बारे में। अपने नहीं अगर माँ बाप बता पा रहे हैं तो आप उनसे पूछो, आप उनको इनकाउंटर करो कि क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्यों अट्रैक्शंस हो रहे हैं, क्यों मेरी दाढ़ी आ रही है, क्यों मेरे प्यूबिक हेयर्स आ रहे हैं। आप उनसे खुल के बात करो तो वो कहीं ना कहीं बताएंगे। या शायद आप टीचर से पूछो तो आप टीचर्स आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं, बच्चे या तो सवाल पूछे या तो हम अपफ्रंट होके उनको बताएं। तो ये बहुत ज़रूरी है, खुद को एजुकेट करो। किताबें 2 कम भी पढ़ लोगे तो चलेगा, बट खुद को अवेयर और शिक्षित रखो। ये मैं सबके लिए बोलूँगी। और सहने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्राइम हो, छोटा बच्चा हो, पुरुष हो, मर्द हो, ट्रांस हो, प्लीज़ आप सहिए मत। आपको सशक्त बनना है। सशक्त का मतलब ये नहीं होता कि हम जो एक तबका है उसको दबाएं और फिर आगे बढ़ें, नहीं, साथ में आगे बढ़ना है। इस माइंडसेट के साथ थोड़ा सा अपने आप को ढालो बस। जी, बिल्कुल। तो स्वाति जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आने के लिए और अपना ज्ञान हमारे साथ बाँटने के लिए। वो होता है ना कि तजुर्बा कहीं न कहीं पे बहुत अच्छे से काम आता है। तो अपने तजुर्बे का जो आपने आज ज्ञान दिया, तो मैं चाहूँगी कि मेरे दर्शक उससे कुछ ना कुछ मतलब अवेयर हों, अपने बच्चों को भी इन चीज़ों के बारे में समझाएँ, बाहर के माहौल के बारे में उनसे खुल के बातें करें, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरीके से आजकल तस्करी का काम चल रहा है, किस तरीके से किडनैपिंग का काम चल रहा है, महिलाएं किस तरीके से प्रोस्टिट्यूट के काम में फंस जाती हैं, प्यार मोहब्बत ये सारी चीज़ें। तो स्वाति जी से हमने इन सब के बारे में बात की, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमें बताया जिस ग्राउंड लेवल पे जो ये काम करती हैं। तो मिलते हैं आपको एक नए पॉडकास्ट में, और सभी अपना अपना सहयोग कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और कोई भी अगर आपको सवाल हो, क्यूरियोसिटी हो, कुछ पूछना हो, तो हम स्वाति मैम की आईडी, स्वाति मैम का नंबर, इनके एनजीओ का नंबर टैग कर देंगे। तो जिस तरीके की भी परेशानी हो, काउंसलिंग के रूप में कोई परेशानी हो, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं।